इन्वेस्ट में टोटल कितना पैसा मैनेज करते हो लोगों का एंड हाउ हैज द रिटर्न्स बीन इन द फंड? अराउंड 800,000 crores मैनेज कर रहे हैं अभी। 3 ईयर के अगर बात करते हैं वो कितना होगा? देयर वाज अ रिपोर्ट पब्लिश जिसमें 5 ईयर, 3 ईयर और 2 ईयर में वी आर अमंग द टॉप 5 फंड्स और म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। फर्स्ट स्टॉक में जब इन्वेस्ट किया था कौन सा था? आपने पैसा बनाया था या खोया था? स्टार्टेड ट्रेडिंग इन गोल्ड, कुछ गलत सौदा डाला। इट वाज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट दैट आई लॉस्ट ऑन डे 1 एंड आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग कुशल। What has been your best investment and worst investment? सबसे क्वालिटी पैसा जो मुझे बना was a trade जो मैंने लोगों से अलग जाके लिया, बायस के अगेंस्ट जाके लिया। It is around 10x now. What do you look for in that company before investing, both on the quantitative side as well as the qualitative side? So number one rule in the stock market is capital protection. हर हालत में अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखें। अगर कोई भी स्ट्रैटेजी 3 से 4 साल के पीरियड पे निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रही है, you need to go back to the drawing board. Every bull run will be led by new leaders. Why? Because there is something that changes in a few years and that is called a positive relative change. एक से एक लोग हैं यहाँ पे, ये लोग पहले ही डिटरमिन कर लेते हैं। जितनी जल्दी आप डिटरमिन कर लोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अगर किसी यंग इन्वेस्टर के पास आज 10 लाख रुपए है, क्या एडवाइस करोगे कि ये 10 लाख रुपीज हाउ दे कैन मैनेज और इन्वेस्ट इन विच एसेट क्लास या तो कौन से सेक्टर्स में? 100% equity, nothing else. After all these geopolitical issues which are happening, markets will still I think remain the next 2 years stagnant. will be fantabulous for the Indian markets. Okay, why do you say that? देखिए रीजन वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। अभी एज ऑफ नाउ आप इन्वेस्ट में टोटल कितना पैसा मैनेज करते हो लोगों का एंड हाउ हैज द returns been in the fund? So managing close to 500 crores for people. Invested was started कब हुआ? 8 जनवरी 2020 को स्टार्ट हुआ एंड देन उसके बाद एक्चुअली हम लोग अपना प्रॉप पहले मैनेज करते थे। तो इन्वेस्टेड वाज व्हेन पीपल इनकरेज अस टू कम। तो हम अराउंड 500 क्रॉस प्रॉप में और 500 क्रॉस प्रॉप में 500 क्लाइंट मनी, सो अराउंड 800,000 क्रॉस मैनेज कर रहे हैं अभी। और रिटर्न्स, हाँ देखिए हमारा टारगेट बड़ा सिंपल रहता है इन्वेस्टमेंट में। मैंने बहुत ही जल्दी अपनी जर्नी में समझ लिया था, of course through a lot of mentors that I've had the pleasure to meet and I've been grateful to them, कि हमें जब भी स्टॉक मार्केट में काम करना है तो फर्स्ट रूल जो मैं बोलूंगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि आपको स्टॉक मार्केट में जब आप आते हैं आपको एक का दो नहीं करना है। आपको ये देखना है कि मुझे मेरा एसेट पर ईयर कैगर इन द लॉन्ग टर्म क्या देगा। जैसे इन्वेस्टेड के लिए रूल बड़ा सिंपल है। हमने ये सोचा हमेशा कि जो भी निफ्टी करेगा, if we are able to do 1.5 to 2x of that, we are very very happy. For example, निफ्टी अगर हम बोलें पिछले 10 साल का भी लें हिस्ट्री, तो जनरली एक 12 से 14% का प्रोडक्ट है। ओके, सो अब ये 12 से 14% का जब निफ्टी प्रोडक्ट है, अगर हम इसका 1.5 to 2 करना चाहें तो 18 से 28 करेंगे। तो अगर हम पिछले 5 साल का इन्वेस्टेड का क्या अगर देखें जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, सो इट इज अराउंड 44-45% समथिंग लाइक दैट एंडिंग द फाइनेंशियल ईयर मार्च 2025। तो अगर हम इसमें बात करें, एक तो देखिए इसमें बेस छोटा है। जब हम मार्च एंडिंग की बात करते हैं, सो मार्च 2020 जो था वो एक कोविड का फॉल का बेस था। तो अगर हम जब वहां से कैलकुलेट करते हैं तो आपको क्या अगर अच्छा ही दिखेगा, क्योंकि मार्केट वहां से शुरू हुआ था। ये बुल रन जो है मार्च 2020 से शुरू हुआ था और हमने मार्केट का 1.5 to 2x अगर हम लगाएं तो 25 पे अराउंड मार्केट ने किया है। तो वी शुड हैव डन समवेयर बिटवीन 37.5 to 50। वी आर डन 45 एंड वी आर हैप्पी विद दैट। और ये टारगेट भी है। एक टारगेट रखने का फायदा क्या होता है कुशल, कि जब आप अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, जब आप डिसीजंस लेते हैं, जब ग्रीड एंड फियर को आप एनकाउंटर करते हैं मार्केट में, तो आप, क्योंकि आपको अपना एम क्लियर है, यू हैव क्वांटिफाइड द मार्केट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स दैट मुझे निफ्टी से 1.5 to 2x चाहिए, तो मुझे क्लियर है कि मुझे इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। या यहां से अगर जैसे अगर कभी फियर बहुत ज्यादा है तो आपको पता होगा कि यहां से मेरा लॉन्ग टर्म, क्योंकि मेरा टारगेट डिफाइंड है तो मेरी स्ट्रैटेजी को भी मैं डिफाइन कर सकता हूं। द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक फॉर योर व्यूअर्स इज कि आप कोई भी अपना टारगेट डिफाइन करिए, और अगर वो टारगेट डिफाइंड है तो आपकी स्ट्रैटेजीज, आपके एक्शंस, आपके स्टॉक्स ऑटोमेटिकली फॉल इन लाइन करेंगे। तो आपका 5 ईयर कैगर यू सेड 44% है, बट चलो 3 ईयर कैगर की अगर बात करते हैं जो मार्च 2022 से होगा, वो कितना होगा?
3 ईयर क्या, अगर मुझे नहीं पता, बट वी आर, जो अभी मुझे कल ही मेरे टीम ने बताया, देयर वाज अ रिपोर्ट पब्लिश जिसमें 5 ईयर, 3 ईयर और 2 ईयर में हम we are among the top 5 funds or Wow. mutual funds in India. So in Oh. all these 3 categories, we are among the top 5. So it should be somewhere around this only 45, I think 45-50 के आसपास होना चाहिए. वाओ, दैट्स लवली. तो आपकी अर्ली इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में बात करते हैं. सो कैन यू जस्ट गो बैक एंड टॉक मोर अबाउट कि आपने फर्स्ट स्टॉक में कब इन्वेस्ट किया था, कैसे आप स्टॉक मार्केट्स में घुसे, एंड फर्स्ट स्टॉक में जब इन्वेस्ट किया था कौन सा था, आपने पैसा बनाया था या खोया था? हाँ, तो मैं एक इन्वेस्टिंग फैमिली से ही आता हूँ. My father, Mr. Rajneesh Garg, who's my mentor also, a very very passionate and successful investor. So उन्होंने 92 में शुरू किया था, मैंने किया शुरू 2006 में. I was doing my graduation from CBS that time, and I remember setting up a wire system in CBS, sitting on the last desk के हाँ professors का तो सुन रहे हैं, but let's start trading also. CBS, I think Shahid Sukhdev College of Business Studies from Delhi University. तो वहां से शुरू किया था. Still remember having a Vaio laptop. उस टाइम पे नया नया आया था, and then sitting with my friends who were really interested in finance. Very brilliant minds I met there, and we were trading. The first time we started was trading, and I remember started trading in gold, and कुछ गलत सौदा डाला, and it was a very big amount. I would not like to mention. It was a very, very big amount that I lost on day one. And I literally started crying, Kushal. I called my dad and I started crying. And the amount was big. And what this person said to me was, nothing, just close your laptop, go chill with your friends, and we'll start the next day. The lesson that I learned that day was only to focus on the strategy and not to go into the implementation part of it. I've never in my life post that first day of mine, I've never used the screen to put in a soda. I've always had people for it, and totally not going into the implementation part and just on the planning part of it, and trying to always, algorithmize, automate things. So yes, my first trade, I lost money. And then as the time progressed, it was, that 2006-2008 bull run, that India Shining campaign was happening. And I went for my post graduation to London. And, one of our professors used to tell us, he was a very good professor, maybe a Nobel laureate also, if I remember correctly. He used to tell us that your markets are very, very inflated. And please do not, have leverage in this market and stuff. And we were like, इनका time खत्म हो गया है और हमसे ये लोग जलते हैं. That young mentality. And that time I used to do बहुत सारा BTST करते थे, और मतलब बहुत अच्छा पैसा बनता था, कुशल. मतलब आज भी अगर उस टाइम को याद करो तो कहते हैं ना कि जैसे पुराना टाइम वापस नहीं आता, तो वो टाइम कभी वापस ही नहीं आया. द लिक्विडिटी इन द मार्केट वाज इमेंस, बहुत लिक्विडिटी था. शाम को बेच के जाते थे, अगले दिन आप ये लगाओ कि महीने का रिटर्न उस टाइम पे 8-8, 10-10% लोग एक्सपेक्ट करते थे. इतना मार्केट में बड़ा बुल रन आया था, विच एंडेड विद द रिलायंस का जो आईपीओ आया, रिलायंस पावर का आईपीओ था शायद, जिससे खत्म हुआ था. तो उस टाइम पे बहुत पैसा कमाया. फिर उसके बाद जब 2008 का बियर मार्केट आया, किसी ने इतना डीप बियर मार्केट देखा ही नहीं था. आप सोचिए ना, 6500 वाला निफ्टी 2200 हो गया था, तो 66% तो निफ्टी टूट गया था. आज आप इमेजिन कर सकते हैं कि 25,000 वाला निफ्टी अगर हम बोलेंगे 16,000, भगवान ना करे, पॉइंट टूट के 9,000 पे आ जाए. सो मतलब इट वाज अ वेरी बिग क्रैश. तो उस टाइम पे जो कमाया था उसका अराउंड 50% वाइप ऑफ हो गया. तो समझ आया कि यार ये तो ऐसे चल नहीं सकता. एंड उसके बाद मैं बॉम्बे आया, कुछ म्यूचुअल फंड्स के साथ ट्रेनिंग करा. पराग पारिक सर को मिला, मधु गिला सर को मिला, और वहां से जो बॉम्बे ने मुझे क्या नाम है, कुछ सिखाया, उन स्टेप से, उन वैल्यू सिस्टम से आज मैं बोल सकता हूँ कि वी आर मच स्ट्रॉन्गर, मच मोस्ट मैच्योर, और समझ आया कि मार्केट में एक्चुअल ध्यान क्या रखना है. तो आपने पराग पारिक सर और मधु केला सर से क्या एग्जैक्टली सीखा, एंड कैसे इंटरेक्शंस थे? आपने कभी काम किया इनके साथ या? मधु केला सर के साथ इनिशियली मैंने रिलायंस एमएफ में ट्रेनिंग करी थी. वो एक बहुत लंबा स्टेंट नहीं था, बिकॉज मैंने एक कंपनी का रिपोर्ट बनाया था. एंड देन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो मेरे लिए थी वो बहुत ही कमर्शियल थी. The focus was more on sales, though it is a wonderful, wonderful product. Disclaimer, I think it is the best product out there for retail investors. But I wanted to get into deep research.
कि जो मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा वहां पे, या हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, आप ये बोल सकते हो। फिर पराग पारेख सर के साथ जो मिले, वो तो मेरे हिसाब से आई थिंक इंडिया में सबसे मेच्योर, वैल्यू ड्रिवन जो कोई इन्वेस्टर हैं वो पराग थे। अनफॉर्चुनेटली ही इज पास्ड अवे नाउ, बट और एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग वो पराग पारेख सर थे। उनके साथ मेरी इंटरेक्शन बहुत रही, दो नॉट फॉर्मल के मैंने उनके ऑफिस में उनकी ट्रेनिंग नहीं करी, बट एज अ फ्रेंड, वेरी सीनियर टू मी बट ही बिकेम अ फ्रेंड। उन्होंने सिखाया कि पैसे को कैसे बचाया जाता है, और ये सिखाया रूल जो मैं कभी नहीं भूलूंगा कि अनिरुद्ध, जब तेजी आती है ना, आप कुछ भी लीजिए, पैसे तो आप बना ही लोगे, कोई कम बना लेगा, कोई ज्यादा बना लेगा, पर अल्टीमेटली एक फंड मैनेजर का जो रोल है वो पैसे को बचाने का है, कि जब मंदी आएगी उस टाइम पे आप अपने पैसे को बचाते कैसे हैं और कैसे बड़ा सोचिए। उन्होंने उस मेरे ख्याल से कभी ये डिस्कस भी नहीं किया होगा कि पराग पारेख म्यूचुअल फंड इतना बड़ा म्यूचुअल फंड बन जाएगा, पर क्योंकि उनका वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग था, तो पराग पारेख म्यूचुअल फंड आज आप देखिए कितना, मतलब वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड फंड्स। तो ये मुझे लगता है कि ये उनकी पेडिग्री का, और राजीव सर की, ऑफ कोर्स ही इज आल्सो वेरी वेरी ग्रेट मैन एंड यू शुड लिसन। मतलब आपके व्यूअर्स को मैं कहूंगा, राजीव ठक्कर जब बात करते हैं आप उनका सुनिए, वो एक बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सॉर्टेड फंड मैनेजर है। तो इन पराग पारेख सर से सीखा कि पैसे की वैल्यू कैसे करते हैं, और कैसे पैसा आने के साथ या पैसा जाने के साथ आपको अपना माइंड और लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना है। जैसे द फर्स्ट कार दैट आई बॉट, कुशल, वाज होंडा अकॉर्ड, जो मुझे एक पारसी बाबा जी से पराग पारेख सर ने लेके दी। उन्होंने मुझे बोला नई गाड़ी में पैसे नहीं लगाने हैं, सो ही गॉट मी दैट कार एट 50% डिस्काउंट, और बोला कि हाँ अब ये जो बाकी पैसे थे, दिस वुड हेल्प यू इन वेल्थ क्रिएशन। Yeah. Wow. So he was very very sorted guy. Then we did a lot of cash and carry arbitrage. मतलब कैश एंड कैरी आर्बिट्राज का मतलब ये जो जहां पे भी मंडियां होती है ना, जैसे कोटा राजस्थान में या गोंडल गुजरात में, यहां से हम प्रोक्योर करते थे, और प्रोक्योर करने के बाद उसको डीमटेरियलाइज करा के, जैसे धनिया प्रोक्योर किया एक ट्रक, देन यू गॉट इट डीमटेरियलाइज्ड। अच्छा ढंग से समझाता हूँ, आपने एनसीडीएक्स ऑथराइज्ड वेयर हाउस में डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करने के बाद आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट करना चाहिए, तो एक आइजिन क्रिएट हो जाता है। वो आइजिन क्रिएट होके आप उसको एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे जाके खरीद या बेच सकते हो, उसकी एक्टिव ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता था, जैसे धनिया उस टाइम पे 5,000 करंट मंथ में बोले, सपोज करिए अब हम हैं मई में, तो मई एक्सपायरी वाला 5,000 है और जून एक्सपायरी वाला 5,200 है। तो आपने 5,000 आपने मंडी से लिया, 5,000 में बेचा पहले मई एक्सपायरी का, फिर मई एक्सपायरी जब खत्म होने लगी, क्योंकि उसकी जो वैलिडिटी आइजन की है 6 महीने है, तो आपने मई वाला कवर किया और आपने जून वाला बेच दिया, उसमें आपको 4% ऊपर बिका वो, तो इसको बोलते हैं कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। तो ये हमने बहुत किया, हमने और पराग सर ने। फिर इससे एक और फायदा हुआ कि हमारी रिलेशनशिप कैसे स्ट्रेंथन हुई, जब वो NACL फ्रॉड हुआ इंडिया में, तो वी वर द फर्स्ट बाय चांस, बिकॉज हमें वेयर हाउसिंग समझ आती थी, तो पराग सर के भी पैसे लगे हुए थे, हमारे भी लगे हुए थे, सब बड़ा अच्छा ब्याज दे रहे थे वो लोग, सब हर लोगों के पैसे लगे हुए थे। बट हमने बड़ी जल्दी रियलाइज किया कि जो अंडरलाइन, जो मैंने आपको बोला वेयर हाउस में डिपॉजिट करवाना है, वेयर हाउस में तो कुछ है ही नहीं, दिखा रहे हैं कि सपोज 100 रुपए का माल है और वेयर हाउस में है 15 रुपए का माल ही, तो वी वर एबल कि हम पहले पैसे निकाल सकें, या वी वर विसल ब्लोअर्स ऑल्सो। सो उस टाइम पे हमारी रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हुई, क्योंकि हमने सबके पैसे, जितने भी हमें लोग जानते थे या जिनको हम समझा सकते थे, हमने समझा के उनको बोला कि दिस इज एक्चुअली अ फ्रॉड हैपनिंग, और जिस दिन ये फटेगा बम तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा पराग से। क्या एग्जैक्टली फ्रॉड हुआ था, जस्ट फॉर द व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड? देखिए, आप एक चीज समझिए, कभी भी आपको कोई कहीं भी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको 12% से ज्यादा की घर बैठ के रिटर्न मिल रही है ना, तो आपको ये समझना चाहिए कि प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई इंटरेस्ट वाली 12% से ज्यादा की दे रहे हैं, वो मेरे ख्याल से 15 या 18% की रिटर्न दे रहे थे, और लोग बहुत खुश थे यार कि कुछ करने की जरूरत क्या है। इवन मुझे याद है लुधियाना में, जहां मैं उस टाइम पे रिसर्च कर रहा था, लुधियाना में जो फैक्ट्री वाले लोग थे वो बोलते थे 18% हम पूरी फैक्ट्री लेबर सुबह 9 बजे जाके रात को 9 बजे आके नहीं कमाते धंधे में, और 18% हमें फ्री में मिल रहा है, तो हमें और कुछ करने की जरूरत क्यों है, हम इनको दे देते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, जैसे लुधियाना में वूल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, वूल का कॉन्ट्रैक्ट, आपने वूल इकट्ठा किया, आपने NACL ऑथराइज्ड वेयर हाउस में डाला, और उसके ऊपर आपको फंडिंग मिलती थी। अब
फंडिंग किस चीज पे मिलती थी कि NACL आपको एक पर्ची देता था कि इतना माल हमारे पास आ गया, सो यू नो कि हमारा कोई अंडरलाइंग है। पर अब ये जो पर्ची मिलती थी इसका कोई अंडरलाइंग था ही नहीं, देयर वाज नो वूल और वेरी लो क्वालिटी वूल इन द वेयर हाउस। तो जब आप अल्टीमेटली किसी बायर के पास तो जाना है, अगर आज वेयर हाउस में अल्टीमेटली किसी बायर के पास जाएगा, जिस दिन उस बायर के पास गया तो पता लगा कि मैं तो 100 रुपए का माल जो खरीदा है अंदर तो 15 रुपए का माल ही है। तो ये वाला फ्रॉड NACL ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। एंड इसमें बहुत सारे लोगों के पैसे अटके हुए Thousands of थे। crores were lost. ओह, Thousands of crores. इतना बड़ा स्कैम था। बहुत बड़ा scam और ये था। कब की बात है, कौन से ईयर में हुआ था? This, if I remember correctly, was somewhere 2015-16. I don't Okay. remember the exact हाँ, year, okay. but हाँ, a Got lot it. of, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी ना कि बहुत ही छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा, हाँ। एंड द गवर्नमेंट हैज टेकन अ वेरी गुड एक्शन ऑन इट, बट स्टिल पूरा रिकवर नहीं हुआ। आई स्टिल रिमेंबर मैन दीज NACL पीपल ऑफ, बिकॉज हम तो उस टाइम पे मंडीज वगैरह में देखते थे और कॉन्टेक्ट से, these people of going to the extent of saying कि आपको कुछ पैसे रेज कर देते हैं, give us a cut and then don't return, and I knew people who took money from them, and if you, एक और लेसन अगर मैं अपनी लाइफ लेसन से बोलूं कि जिन लोगों ने ऐसा फ्री का पैसा उनसे लिया, लेने के बाद जो इंडियन एजेंसीज हैं, CBI, ED, SIFD, जो भी वो स्पेशल इकोनॉमिक ऑफेंसेस वाला, सब ने इतना, क्या कह सकते हैं, इफ आई यूज दैट वर्ड, कि इतना बुरा हाल किया उन लोगों का, द केसेस, पीपल हैव स्पेंट देयर एंटायर life post that in jails and stuff. So never accept free money, always live by your ethics. हमारे यहाँ पे बहुत, मतलब one of the things that my father has taught me कि किसी भी हालत में ethics से compromise नहीं करना. I still remember, I'll give you an example because I think your users would like that. 2000 में ना, जब ये होता है IT बबल आया था, जब IT रन चला था, one of the craziest runs in India, उस टाइम पे लुधियाना और कैलकाटा का डायरेक्ट लाइन चलती होती थी। तो लुधियाना के ब्रोकर्स और कैलकाटा के ब्रोकर्स काम करते थे और पैसा बहुत अच्छा बनता था। देखिए, बहुत अच्छा पैसा बनता था। यहाँ से कोई चीज X की ली और सेम डे 1% आधा % ऊपर बिक गई। तो एंड में क्या हुआ कि जो कैलकाटा के कुछ ब्रोकर्स थे, एंड इट वाज पब्लिक आल्सो, उन्होंने लोगों के पैसे ही नहीं दिए। व्हेन द रन एंडेड, कुछ लॉस हो गया होगा या व्हाटएवर। माय फादर हैड अ टोटल कैपिटल ऑफ 1 crore दैट टाइम, और टोटल 1 crore, पता नहीं 1 crore 20 लाख का लॉस हो गया था जो सामने से नहीं आया। एंड दिस वाज ऑल फ्रेंड्स, फैमिलीज, बिकॉज ही नेवर ब्रोकर्ड फॉर एनीवन, बट फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड स्टफ, सबके लिए, अगर आप मेरे फ्रेंड हो, आप मुझे बोलो कि कर दो तो मैं कर ही दूंगा। तो ऐसे करके, दो ही वाज नॉट टेकिंग एनी रेम्यूनरेशन, बट ही सेड के यार अच्छा कर तो मेरी वजह से ही रहे थे ना, मेरे साथ कर रहे थे, तो अगर सामने ब्रोकर ने भी पैसा मार लिया तो देना बनता है। सो ये एक वैल्यू इंस्टिल करा उन्होंने, हिज इंटायर कैपिटल, समझिए ना, किसी आदमी के लिए भी पूरा का पूरा कैपिटल अपना दे देना कि नहीं ये मेरे ट्रस्ट की वजह से है, एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू अर्न फॉर लॉन्ग टर्म। और उसका बहुत फायदा होता है। जब आप कभी भी आगे बढ़ते हैं, आप कोई नया वेंचर लगाते हैं, कुछ, वही लोग आपके साथ आगे खड़े होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें इस आदमी के साथ ट्रस्ट इशू नहीं है। तो जब मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू करा एंड पीपल केम टू नो कि अब ये अपना प्रॉप छोड़ के लोगों के लिए भी कर रहे हैं, तो माय फर्स्ट 100 crore वाज वेरी वेरी इजी, which gets you going. तो आपने जो पहला 100 crore है वो आई अज्यूम फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड For everybody कुशल, it's like that. First 100 crore for any fund is friends and family, और हो जाता है. Yeah, fair. So talking about your stock market journey now, so in your entire career since 2006, so what has been your best investment and worst investment, and दोनों पे आपने कितना पैसा या तो कमाया था या तो कितना खोया था in terms of returns? So my best investment, okay. So firstly मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके सिस्टम्स में, स्पेशली हमारे सिस्टम्स में, हम कुछ कमोडिटी कंपनीज बोलें तो बेस्ट दो तरह से डिफाइन होता है। एक होता है कि सबसे ज्यादा पैसा किसमें बना, और दूसरा सबसे क्विक पैसा किसमें बना। सो मुझे सबसे क्विक जो पैसा बना वो बना था HEG में। सो वी बॉट इट अराउंड आई थिंक 700-800 rupees, and we sold it around, I don't know, 4,000 or something, but the period was very very quick, 8-9 months, 10 months. Oh. Yeah, so that commodities में जब भी run आता है, the run is very very quick. Yeah, but doesn't last much because they are cyclical, as we all know that. सबसे क्वालिटी पैसा जो मुझे बना या जिसमें मुझे खुशी हुई was a trade which I took, जो मैंने लोगों से अलग जाके लिया।
बायस के अगेंस्ट जाके लिया। हम लोगों ने, और वो इन्वेस्टेड में ही हुआ, हम लोगों ने मजगांव डॉक्स लिया 600 रुपए में, 650 रुपए में, और हम आज भी होल्ड करते हैं। ठीक है, तो आज वो मेरे ख्याल से अगर उस 600 के हिसाब से बात करूं, अब तो स्प्लिट वगैरह हो गया या कुछ, तो मेरे ख्याल से इट इज अराउंड 10x नाउ इन व्हाट 3 years। 2022 और सितंबर अक्टूबर भी बॉट इट। हाँ, तो ये रहा वर्स्ट इन्वेस्टमेंट मेरी रही अर्ली करियर में, जिसमें मैं ये BTSTs और ये वो करता होता था। Buy today, sell tomorrow इन्वेस्टमेंट्स types। नहीं बुरी रही मेरे साथ बुरा क्या रहा कि मेरी स्ट्रैटेजी ही रॉन्ग थी। स्ट्रैटेजी से ज्यादा विजन रॉन्ग था कभी, कि ट्रेडिंग कर लो, लीवरेज ले लो, तो ये चीजों में ज्यादा प्रॉब्लम आई। इन्वेस्टर्स से देखिए, मैंने जो स्टॉक मार्केट में एक चीज और सीखी है कि दो ही तरह के लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं। या तो यहाँ पे पैसा कमाएंगे आर्बिट्राज वाले, ठीक है, आर्बिट्राजर्स, जैसे मैंने आपको बोला मंडी से लिया, डिपॉजिट करा, बेचा, वो एक आर्बिट्राज हो गया। या फिर पहले NSE BSE होता था, हम लोगों ने इनिशियल कैपिटल अपना बहुत आर्बिट्राज से कमाया था। या इन्वेस्टर के साथ अगर आपको लॉन्ग टर्म पता है कि आपकी कंपनी में पॉजिटिव रिलेटिव चेंज है, तो आप यहाँ पे पैसा कमाएंगे ही। तो अगर हम अभी अपने करंट पोर्टफोलियोज में देखें, तो हमें जब हमने स्टेज वगैरह शिफ्ट किया, आई थिंक द मिनिमम भी जो स्टॉक बढ़ा हुआ था वो 40-50% था 2022 से। तो हमारी वर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स ऐसे कोई याद नहीं आती हैं, पर हाँ होंगी। बट ओवरऑल आई बिलीव यू शुड लुक एट इट एज अ पोर्टफोलियो। अगर मैं पोर्टफोलियो लेवल पे बोलूं, वी हैव बीन सैटिस्फाइड विद व्हाट वी आर डूइंग। एंड हाँ, मेरी वर्स्ट जो अगर मैं बता रहा था अभी कि क्या गलत रही, सो वन थिंग इज जो मैंने रियलाइज किया है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है ना, जो इट इज नॉट अ प्रोडक्ट फॉर जनरल पब्लिक। क्या होता है ना, एक चीज मैंने हर जगह देखी कि लोग बोलते हैं कि आप ये बात बोल सकते हो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ठीक नहीं क्योंकि आपके पास कैपिटल है। बिलीव मी, ये चीज गलत है। आप छोटी कैपिटल से भी शुरू करिए, थोड़े टाइम में आपके पास इतनी कैपिटल हो जाएगी। जैसे वो स्नो बॉलिंग इफेक्ट है ना, जो वॉरेन बफे बात करता है, वो स्नो बॉल इतना बड़ा हो जाता है कुछ सालों में, जिसको हम आज इमेजिन नहीं कर पा रहे। From if you're investing, say whatever the amount, if you keep on compounding it at say what 16%, the amount you will make in the 19th to 20th year will be 3 times of what you will make from year 1 to year 10. So you have to think very very long term. And I would like people कि यार trading मत करो. Trading only benefits two people: government and the broker and the exchange. Third, yeah, आपके तो अगेंस्ट ही जाने वाला है, क्योंकि ट्रेडिंग में एक इनहेरेंट फॉल्ट है, वो है लीवरेज। आप लीवरेज पे जब भी काम करते हो और जैसे ही रियलिटी सेट इन होती है थोड़ी सी, जहां आप गलत हो गए, वहां पे आपको ऐसा लगने लग जाता है कि मेरी तो कैपिटल साफ हो जाएगी, और आप एक बार उसको छोड़ते हो। और सबसे बड़ी चीज जो आप मिस करते हो वो है कि आपने अपने 3-4 साल खराब कर दिए कैगर बनाने के। वो 3-4 साल में आप एक अच्छा कैगर बना सकते थे। तो माई अप्रोच इज वेरी सिंपल कि हम लॉन्ग टर्म कैगर है जो, उसको हिलना नहीं देना चाहते, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, कि दिस इज द अल्टीमेट थिंग। आप हमारे ऑफिस आइए तो आपको देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो रूल्स बने हुए हैं वो लॉन्ग टर्म कैगर को लेके, कि लॉन्ग टर्म कैगर किसी भी तरीके से हिट नहीं होना चाहिए, और हिट होगा। जो हिट होगा, वो जो गलती हो, कोई भी गलती आप करते हैं काम करने में, वो एक बार हो, दूसरी बार ना हो। तो आपने कभी लेवरेज लिया था एंड आपने कुछ पैसा खोया था? ऐसे हुआ है आपके साथ कभी? जब भी लेवरेज लिया पैसा खोया ही है। अच्छा। तो अब हाथ जोड़ चुके हैं कि अब कभी भी, जब से इन्वेस्टमेंट शुरू किया हाँ। तब से मैंने लेवरेज लेना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि नहीं, कोई फायदा है नहीं। आप एक चीज समझिए, जो मेरा पहला क्लाइंट था, उसने आज हमारे पास, मुझे याद है, वेरी क्लोज टू मी, अ वेरी डियर फ्रेंड, 50 लाख रुपए लगाए थे। ठीक है, आज वो 270-280 के करीब होंगे। बीच में बढ़ भी गए थे, पर फिर मार्केट में क्रैश आया। अब 5-6 साल में, अब अगर ये टाइम आपने ट्रेडिंग में खराब कर दिया, ठीक है, और आपने सोचा चलो रीस्टार्ट, ठीक है, तो आपका एक्चुअल कैपिटल आज 50 लाख नहीं है। आपका एक्चुअल कैपिटल 50 से, आपने जब भी आप लेवरेज में आपने काम किया तो कुछ ना कुछ घटा ही लिया होगा। मैंने हर आदमी को घटाते ही देखा है लीवरेज से। पर उससे बड़ी बात है जो आपकी रिलेटिवली लॉस हुआ, कि जो आपका 50 से 2.5 होना था वो भी तो आपका रह गया। सो यू आर बिहाइंड, आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, इन दोस 5 years यू कैन बी बिहाइंड 15 years। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन, कि हम कैगर में जो टाइम खराब होता है, बिकॉज लिमिटेड टाइम ही है हमारे पास, देखिए, और जो भी कुछ क्रिएट करना है
तो वो इस लिमिटेड टाइम में ही करना है, तो हम वो ईयर्स ना वेस्ट करें, rather than money we should not waste those years. या आपने जो स्टोरी बताई मैंने ये पढ़ी थी 50 lakhs to 2.6 CR, आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ी थी, और एक और चीज पढ़ी थी आपके फंड ने एक साल में एक बार 128% का रिटर्न दिया था। तो कैसे दिया था, एंड वो 128% हाउ वाज इट पॉसिबल? वो साल की क्या स्टोरी है? देखिए ऐसा कुछ पॉसिबल की बात नहीं है ये ना, आप क्या कहते हैं ना कि आप किसी भी एक, मैं 1 ईयर, आपने मेरे से पूछा 3 साल की रिटर्न कितनी, मुझे वो भी नहीं पता, मुझे 5 साल की रिटर्न ज्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ से एक और पॉइंट्स निकाल लेते हैं इन्वेस्टर के लिए कि किसी भी आप फंड या फंड मैनेजर को चूज कर रहे हो तो आप कम से कम 3 से 5 साल का रिकॉर्ड देखो, 1 साल का कभी मत देखो। वो ये जो आप बता रहे हो ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 24 के लिए। तो मेरे पास उस टाइम जितने भी इन्वेस्टर्स आए, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है ना मीडिया बहुत शोर मचा देती है, तो मैं सबको ये समझाता था कि मुझे एक चीज की गारंटी है कि ये अगले साल तो नहीं होने वाला है। So, कभी भी आप एक चीज समझिए कि अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आई है 1 साल में, उसको आपको इग्नोर करना है और आपको 3, 4, 5 साल का होराइजन देख के ही इन्वेस्ट करना है। अगर आप 1 साल का देख के इन्वेस्ट करते हो तो उससे 2 चीज होंगी। फर्स्टली तो आप श्योर रहिए कि वो रिटर्न नहीं आ रही है। दूसरी, जब जाके उस फंड में पैसे वापस लगाने का टाइम आएगा, तब तक क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होंगी, आप उस फंड से एग्जिट कर जाओगे। अगेन फिर वही आपका कैगर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म 4-5 साल का हिस्ट्री देखिए और अपने लॉन्ग टर्म कैगर पे फोकस करिए। और आपको ये वर्ड मेरे से बार बार सुनने को मिलेगा, बिकॉज मुझे ये लगता है दिस इज द ओनली टूल थ्रू विच वी कैन मेजर द स्टॉक मार्केट, कि हम अपनी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पे फोकस करें। तो इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था 2024 में? 128%। आप पहले इस चीज समझिए, इसका मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 24 128, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 23 ओनली 7-8%। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें 7 आया, उसके अगले में 128 आया। होता क्या है ना कि आप एक सिस्टम से इन्वेस्ट करते हो, उस सिस्टम में वैल्यू ग्रोथ आप हर चीज पे फोकस करते हो। जब मार्केट उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है, तो आपकी जो रिटर्न्स हैं वो बढ़ जाती है। कभी कभी मार्केट कुछ पीरियड के लिए रिकॉग्नाइज नहीं करता है, और ये हर फंड मैनेजर के साथ होता है और हर स्ट्रैटेजी के साथ। आप खुद अपनी भी बना लीजिए, देयर विल बी पीरियड्स जहां पे आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करोगे, देयर विल बी पीरियड्स जहां पे आप मार्केट की रिटर्न भी नहीं ला पाओगे। सो मैं किसी को भी, जब भी आप इन्वेस्टमेंट में कोई मेरे से बात करता है, मैं बोलता हूँ 3 से 4 साल का होराइजन मिनिमम है तो आप हमारे पास आइए। अगर नहीं है, 1 साल है, 6 महीने है, 1.5 साल है, डोंट कम हियर। व्हाई? बिकॉज अगर मैं आपका वो अंडर परफॉर्मेंस का पीरियड आ गया और उसके बाद आपको निकालना पड़ गया, फिर आपका कैगर खराब हो जाएगा, एंड आई वुड नॉट लाइक दैट। तो जब भी मेरे हिसाब से, एज आई बीन एन इन्वेस्टर थ्रू आउट माई लाइफ कुशल, और मैंने बहुत पीएमएस से म्यूचुअल फंड्स वगैरह में पहले इन्वेस्टमेंट करता था, आई हैव रियलाइज्ड कि आपको अगर आप 4-5 साल का नहीं देखते और शॉर्ट टर्म में देखते हैं किसी भी स्ट्रैटेजी को या फंड को, तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। They'll not, people do not, no strategy is able to make extraordinary returns for years together. Yeah. So let's talk about your framework now of investing in these companies. तो आपने जैसे 1-2 एग्जांपल्स दिए, मज़गांव डॉक्स एंड ऑल, तो 1-2 कंपनीज का एग्जांपल लेके आप बता पाओगे कि ओके व्हाट डू यू लुक फॉर इन दैट कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग, बोथ ऑन द क्वांटिटेटिव साइड एज वेल एज द क्वालिटेटिव साइड, एंड देन उसके बाद वील डीप डाइव इनटू योर मॉडल एज वेल व्हिच इज द AAID मॉडल। आई थिंक AAID समझ के आप ये समझ सकते हैं, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंपनी हमने कौन से स्टेज में लिया। तो अगर हम AAID समझा देंगे तो वो कर सकते हैं। हमने जो मार्केट है, सिंपल, इट्स हमारा AAID, पहले इसका मतलब क्या है? दिस इज एडवांस एल्गोरिथम फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब ये क्या है? इज इट अ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग? नहीं, ये कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट आवर एक्सपीरियंस दैट वी हैव हैड इन द पास्ट, वी हैव ट्राइड टू कोड इट इनटू अ एल्गोरिथम। तो गोइंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन AAID, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमने 2013 में 11 से लेकर 13 तक अराउंड 250 प्लस फंड मैनेजर्स को और अराउंड 1000 प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टडी किया थ्रू डिटेल्ड क्वेश्चनर्स, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चनर्स, जस्ट टू डिटरमिन कि स्टॉक मार्केट में क्या चलता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर सक्सेस, और क्या रीजंस रहते हैं जिससे लोग पैसा नहीं बना पाते। हाँ, तो हमें जो पहला रूल कुशल जो हमने बनाया उससे कि कैपिटल इज द रियल थिंग। सो नंबर 1 रूल इन द स्टॉक मार्केट इज कैपिटल प्रोटेक्शन, कि आपको हर हालत में अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखना है।
ठीक है, कुछ उनमें बहुत लोगों से मिला जो बहुत ही अमेजिंग इन्वेस्टर्स हैं, बट वो मार्केट में आज क्यों काम नहीं कर रहे? बिकॉज दे लॉस्ट द कॉन्फिडेंस. व्हाई? बिकॉज दे लॉस्ट आइदर देयर मनी या इन्वेस्टर का पैसा डुबा दिया. तो सबसे बड़ा जो रूल है ना, दैट आपको पिच पे रहना. यू हैव टू कीप बैटिंग फॉर द लॉन्ग टर्म. ओनली राहुल द्रविड़ विल सक्सीड हियर इन द स्टॉक मार्केट. रूल नंबर 1, कैपिटल प्रोटेक्शन. रूल नंबर 2 जो आया कि अब हम मार्केट में जब आ रहे हो एंड यू आर मेकिंग इट अ करियर, कैपिटल एप्रिसिएशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए जैसे मैंने पहले बताया, एक कैगर, एक बेंचमार्क अपने लिए सेट करो. मुझे लगता है बेयर मिनिमम कि अगर कोई भी स्ट्रैटेजी 3 से 4 साल के पीरियड पे अगर हम बोले निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रही है, देन आपको यू नीड टू गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड. आपको अपनी स्ट्रैटेजी को रीअसेस करना चाहिए कि उसमें कोई ना कोई कमी है. उन 3-4 साल को स्टडी करिए, और अगर नहीं रीजन देखिए कि क्या रीजन रहे कि हम ये निफ्टी को भी आउट परफॉर्म नहीं करें. जैसे हमारे लिए 1.5 to 2x है, जैसे मैंने आपको बताया. थर्ड रूल वो जितना यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करिए. ठीक है, किसी भी धंधे में आप जाइए, जो लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो बाकी अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे ही हैं. सो हम इन्वेस्टमेंट में टेक्नोलॉजी को बहुत यूज करते हैं, वरना अगर टेक्नोलॉजी को ना यूज करते ना तो हम वो टॉप 200 कंपनीज में रह जाते. रिलायंस, L&T, ABB सिर्फ इसका काम करते रह जाते हैं. और इनके लिए आपको इन्वेस्टर की या किसी भी फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है. आपको भी पता है कि टॉप 200 में कौन सी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, कौन सी कंपनीज अच्छा नहीं कर रही हैं. एंड द फोर्थ एंड द बिगेस्ट रूल, जिसके ऊपर पूरा इन्वेस्टेड आइड में मतलब एक स्ट्रॉन्ग, व्हाई आई एक्सप्लेन दिस रूल्स इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्थ रूल. जब मैं मुंबई आया ना, मैं यहाँ पे बड़े बड़े फंड मैनेजर से मिला और मैंने देखा ये लोग बायस क्रिएट कर लेते हैं बाय द टाइम. मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा. आज हर आदमी आपको दिखेगा जो बोलेगा PSUs ठीक है, बट 2022 में जब मैं ले रहा था, आई वॉज क्रिटिसाइज्ड ओपनली कि PSUs, मतलब यहां तक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, जिन्होंने मुझे बोला कि बाइंग अ PSU इज अ क्राइम. PSUs आर नॉट फॉर प्रॉफिट. ठीक है, और आज अगर आप PSUs की प्रॉफिट ग्रोथ देखिए तो इट्स नो प्राइवेट कंपनी कैन मैच देम. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बायस्ड हो गए तो आप फंस गए. एंड बायस इज वेरी वेरी रियल. बायस नहीं होना. ट्राई मेकिंग अ सिस्टम विच इज नॉट बायस्ड. सो अगर हम इन्वेस्टेड आइड की बात करें, इट इज नॉट बायस्ड. ना तो हम मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बायस करते हैं, हम लिक्विडिटी इंश्योर करते हैं, पर मार्केट कैप अगर छोटा भी लेना पड़े तो लेते हैं. सेकेंडली, अगर हम बोले सेक्टर्स, हम सेक्टर्स में बायस नहीं है, हम होल्डिंग पीरियड में बायस नहीं है. और सबसे बड़ी बात जो आइड को बनाने में मुझे हेल्प करी थी कि अगर हम ओवरऑल सारी इंडस्ट्री को देखें और इसमें ये देखें कि कितने तरह के इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स हैं, तो आपको दिखेगा 3-4 स्टाइल्स में सारा इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड खत्म हो जाता है अगर हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज में ना जाए. सिंपल स्ट्रैटेजी. पहला है वैल्यू. वैल्यू कौन सा? जो बेंजामिन ग्राहम करते थे. ठीक है, कि आपने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली डिस्काउंटेड कैश फ्लो से. आपने CFA में पढ़ा होगा. ठीक है, हर आदमी का डिस्काउंटेड कैश फ्लो अलग निकलेगा बिकॉज ऑफ देयर ओन assumptions. आपने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली, इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे लिया, इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर बेच दिया. आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी, मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू मेरी. ये हो गया वैल्यू. सेकंड क्या होता है? एक ग्रोथ मॉडल होता है कि किस कंपनी की अर्निंग्स में ग्रो होगा, किसका सेल्स बढ़ेगा. तो अगर आप किसी तरह ये पहले डिटरमिन कर लें तो सेकंड इज ग्रोथ मॉडल. ग्रोथ मॉडल रिसेंटली अगर हम पिछले 20-30 साल में बोले तो बहुत पॉपुलर हुआ है वर्ल्ड वाइड, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट्स टुडे हैज स्टार्टेड चेजिंग ग्रोथ. जिधर ग्रोथ दिखेगा मार्केट उधर जाता है. मार्केट को अब ज्यादा लेना देना नहीं है कि क्वालिटी वगैरह. मार्केट देखता है कि किधर मुझे ग्रोथ है और उधर में लाइक पैसा उधर फ्लो करता है. एक और मॉडल है जिसको हम बोलते हैं, आप वॉरेन बुफे मॉडल बोल लीजिए, या कि दोज बेस्ट कंपनीज जिसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी है, एसेट लाइट मॉडल्स हैं, या मैनेजमेंट्स बहुत अच्छी हैं, उनके मार्केट शेयर में लीडर्स हैं या इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर में लीडर्स हैं. जनरली उनके पास मोड्स होते हैं. मोड्स का मतलब कुछ एडवांटेजेस जो इस कंपनी के पास हैं जो किसी और कंपनी के पास नहीं है. जैसे अगर आप कोको कोला पीते हैं तो आप कोको कोला ही पियेंगे. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आपको मैं थम्स अप पे शिफ्ट कर दूं इन द लॉन्ग रन. एक बार पी लोगे बट जनरली आपकी कमिटमेंट उधर ही रहेगी. या सो ये होती है वो कंपनीज जिनको हम क्वालिटी कंपनीज बोलते हैं. या
और एक और स्टाइल है इन्वेस्टमेंट का जिसमें जो बहुत बड़े पैसे के लिए यूज होता है, जो कि पेंशन फंड वगैरह यूज करते हैं कि देखो बॉस हमारा पैसा बहुत ज्यादा सीक्रेट है, आप इसको कम तो नहीं कर सकते, आप रिस्क फ्री रेट से थोड़ा बहुत भी बढ़ा दो तो बहुत अच्छा। तो हमने 4 वो यूज किए फॉर इन्वेस्टर्स। अगर आप ये जो भी स्लाइड में दिखा देना, हमने बड़ा अच्छी तरह उसमें समझाया कि पहला वैल्यू, बेंजामिन ग्राहम स्टाइल, नीचे लेना ऊपर बेचना। दूसरा ग्रोथ, डिटरमिन करना कि कहां सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे जिस कारण स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। थर्ड आ जाता है क्वालिटी, वो कंपनीज जो वॉरेन बुफे टाइप कंपनीज हैं। और फोर्थ आ जाता है कि पेंशन फंड स्टाइल इन्वेस्टिंग, जहां पे मेरा पैसा कम नहीं होना चाहिए। हमने कहा इनमें से 4 में से चूज करने की जगह ना हम ये चारों करेंगे। एंड इज देयर अ लॉजिकल वे टू डू इट? जैसे जैसे मार्केट महंगा होता है हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते हैं। तो मार्केट्स जब बहुत सस्ते हैं, ओवरसोल्ड हैं, केओटिक हैं, मार्केट्स में फियर है, तब हमारा रूल नंबर 1 आता है कि वी बाय वैल्यू ओनली व्हेन देयर इज ओवरऑल वैल्यू इन द मार्केट। या सो इसको मैं हिंदी में नहीं समझा पाऊंगा, बट हम वैल्यू सिर्फ तब खरीदते हैं जब ओवरऑल मार्केट वैल्यू दे रहा है। रीजन कि जो एक बढ़ते मार्केट में आपको वैल्यू लग सकता है वो एक वैल्यू ट्रैप भी तो हो सकता है। थोड़ा एग्जांपल्स के थ्रू समझाओगे? थोड़ा हाँ। कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लाइक एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे आइडेंटिफाई किया एंड कौन से टाइप के स्टॉक्स थे, वैल्यू टाइप्स देखिए कैसे होगा? चलो बिल्कुल लेम एंड टर्म्स में चलते हैं और हम ट्राई करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको पिछला रन समझाने के। यस। कोविड आया, मार्केट में पूरा केओस था, स्टॉक मार्केट केम फ्रॉम 12,500 टू 7,500, पूरा डर था। आई रिमेंबर दैट वीडियो प्लेइंग वेयर एक आदमी दूसरे को हाथ लगाएगा, कुछ देर में वर्ल्ड की सारी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी। या फिर रशिया यूक्रेन वॉर आई 23rd ऑफ मार्च को, अगर आप याद करें जो हमारा लॉकडाउन लगा था वो 23rd ऑफ मार्च को लगा था। आप मार्केट का लो खोल के देखिए कब लगा था, एग्जैक्टली 23rd ऑफ मार्च को। तो उस टाइम पे आपको मार्केट में जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तब आपको मार्केट में से माल लेना है। मार्केट कुशल आपको 2 चीजों के लिए रिवॉर्ड करेगा। फर्स्टली आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर्स पे बेट कर रहे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धंधों पे बेट कर रहे हो। दूसरी चीज कि आप तब बेट कर रहे हो जब कोई और नहीं कर रहा है, तभी आपको वो अल्फा जो आप ढूंढ रहे हो कि मार्केट अगर 12 कर रहा है मुझे उससे ऊपर करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको तब मिलेगा जब आप फियर में इन्वेस्ट करोगे। तो एट इन्वेस्टेड हम फियर में सबसे पहले वैल्यू स्टेज में वैल्यू खरीदते हैं। ठीक है, हम इस टाइम पे क्या खरीदते हैं? हम वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंपनीज खरीदते हैं जिनकी हमें कम से कम 2-3 साल की अर्निंग्स की विजिबिलिटी दिखती है और हमें ये पता है कि ये कंपनीज कहीं नहीं जा रही है। दे हैव बीन देयर, दे विल बी देयर, दे आर द बेस्ट इन व्हाट दे डू। ओके, और साथ में हमें लॉन्ग टर्म जो इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, हर आदमी का मैंने बोला डिफरेंट तरीका देखने का, जो लॉन्ग टर्म इंट्रिंसिक वैल्यू उनसे बहुत कम नीचे मिल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। 2020 में टाटा मोटर्स, मार्च 2020 में टाटा मोटर्स हमें मिल रही थी इन द मिनिमम 100 days ऑफ प्राइस टू बुक सिंस इट्स इंसेप्शन ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट। मतलब जब से मार्केट में लिस्ट हुई है तब से जो मिनिमम 100 days ऑफ प्राइस टू बुक रहा, वहां उसका प्राइस टू बुक आ गया था। और अगर आप वहां से देखिए, इट हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट कंपाउंडर्स एंड वन ऑफ आवर सक्सेस स्टोरीज ऑल्सो। या तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। आप किसी भी तरह डिफाइन करिए कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू या वैल्यू कैसे कर सकते हैं, हर आदमी का अलग हो सकता है। हमारे पास अराउंड हर चीज को स्पॉट करने के लिए 30 से 50, अगर मैं ब्रॉड कैटेगरी बोलूं, 30 to 50 वेज हैं जिससे हम ये चीजें स्पॉट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने आपको बताया टू मच फियर, मार्केट्स टूटी हुई हैं, देयर इज केओस, वीक हैंड्स आर एग्जिटिंग द मार्केट्स, वील बाय वैल्यू। Okay, now as the markets from a value market, from a two-tower market, they enter a new bull run. Okay, एक नए बुल रन में मार्केट्स ने एंटर किया। चलो लोगों के समझाने के लिए बोलते हैं कि मार्केट ने एक नया हाई लगा दिया, वन ऑफ द फैक्टर्स, बट अ वेरी वेरी क्रूड फैक्टर्स। बाकी तो मैं सारे डिस्कस भी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इट इज बिजनेस, बट एक नया फैक्टर्स कि अब मार्केट एक नए हाई पे चला गया। तो नाउ मार्केट इज इन अ न्यू बुल रन। अब नए बुल रन में अगर आप देखिए, द रूल नंबर 2 कम्स इन वेयर वी से दैट एवरी बुल रन विल बी लेड बाय न्यू लीडर्स। हर बुल मार्केट का नया लीडर होगा। अगर आप लास्ट 30 years डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 1 मिनट में, सबसे पहले हर्षद मेहता बुल रन आया 1992 का, तो उस टाइम सेंसेक्स ही नया था।
तो ऑल द सेंसेक्स स्टॉक्स वेंट अप. इंडियन मार्केट्स हैड नॉट सीन अ मेजर बुल रन बिफोर दैट. उसके बाद अगर 2000 की बात करें, आईटी चली, आईटी में आईटी बबल बना जो. उसके बाद 2008 में जो बाजार चला उसमें सबसे पहले चलने शुरू हुए पब्लिक सेक्टर बैंक्स चले 2003 में. फिर उसके बाद करते करते कैपिटल गुड्स ने लिया, ठीक है, रियल एस्टेट ने लिया. आई रिमेंबर यूनिटेक 1 रुपए से 500 रुपए हो गया था, या तो उसका एल&टी बहुत चली. उसके बाद एबीबी बहुत चली, वहां पे बीएचईएल, स्टील की कंपनीज बहुत चली बिकॉज इट वाज अ वैल्यू ओरिएंटेड रन. एंड देन फाइनली रिलायंस बहुत चली. अल्टीमेटली इट कोलैप्स्ड विद द, एज वी वर डिस्कसिंग, रिलायंस पावर का जो आईपीओ आया उससे खत्म हुआ वो. फिर उसके बाद अगर हम बात करें 2008 में बियर मार्केट खत्म हुआ, 2000 से लेके 2018 तक चला. 2018 तक सबसे पहले फार्मास्यूटिकल्स ने लीड ली, फिर एफएमसीजी ने लीड ली, फिर उसके बाद क्वालिटी लेंडिंग कंपनीज आगे आई. ये एशियन पेंट्स वगैरह मुझे याद है 2008 में, क्या बोलूं, कोई इनको खरीदने को तैयार नहीं होता था. और 2020 में ये सबसे बड़े वो थे. तो अल्टीमेटली अगर आप देखिए फिर 2020 के बाद जब कोविड आया, तो कोविड के बाद आपको दिखा कि आईटी फार्मा फिर चले बिकॉज कोविड से उनको एक रिलेटिव चेंज मिला. 2022 में जो पोस्ट रशिया यूक्रेन वॉर एक नया सेक्टर चला जो पीएसयूज थे, जो कोई खरीदता ही नहीं था. तो अगर आप नोट करेंगे हर बार जो लीडर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. सो आवर रूल नंबर 2 इन स्टेज नंबर 2 इज कि एवरी बुल रन विल बी लेड बाय न्यू लीडर्स. व्हाई? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई. द क्वेश्चन व्हाई का आंसर है बिकॉज देयर इज समथिंग दैट चेंजेस इन अ फ्यू ईयर्स एंड दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव रिलेटिव चेंज. क्या कि कुछ पीछे चेंज हो गया जिस कारण मेरी कुछ कंपनीज या सेक्टर्स या ग्रुप्स के जो सेल्स हैं और प्रॉफिट्स हैं अगले कुछ साल के, वो आने वाले टाइम में आज नहीं दिख रहे पर आने वाले टाइम में दिखने लग जाएंगे. और स्टॉक मार्केट क्योंकि फ्यूचर को आज डिस्काउंट करता है, तो मार्केट प्रॉफिट्स के आने से पहले पहले उनके रेट बढ़ा लेगा. तो स्टॉक मार्केट इज फुल ऑफ वेरी इंटेलिजेंट पीपल. एक से एक लोग हैं यहाँ पे. द बेस्ट माइंड्स आर वर्किंग इन द स्टॉक मार्केट. तो ये लोग पहले ही डिटरमिन कर लेते हैं और आपको जितनी जल्दी आप डिटरमिन कर लोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा. तो रीड अ लॉट टू डिटरमिन दिस स्टेज. इफ यू डू नॉट हैव सिस्टम्स, यू रीड अ लॉट. आपको समझ आ जाएगा कहाँ पे चेंज हो रहा है. अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता था कि कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, या गवर्नमेंट एक इलेक्शन ईयर में जा रही है विद द बिगेस्ट पॉजिटिव रिलेटिव चेंज के बजटरी एक्सपेंसेस टुवर्ड्स केपेक्स. जो केपेक्स के लिए हम पैसा लगाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर का वो हाईएस्ट था सिंस 2005. अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको, मैंने तो पढ़ा ही था, मेरे सिस्टम नहीं बताया था पर मैंने पढ़ा भी था. तो इससे आपको समझ आता है कि यार और कुछ तेज होना हो, कम से कम केपेक्स की कंपनीज तो तेज हो रही हैं. या आपको ये समझ आ जाए कि देखो भैया वर्ल्ड में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है और ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो जितनी भी मेटल कंपनीज हैं वो भी अच्छा नहीं कर सकती. सो दिस इज हाउ थिंग्स आर डन. तो इससे हम रिलेटिव चेंज को डिटरमिन करते हैं. हमने एक रिलेटिव चेंज रिवॉर्डिंग क्राइटेरिया बनाया जिसको हम अराउंड 1500 कंपनीज पे लगाते हैं, और फिर हम उनमें से वो कंपनीज ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनमें ये हाईएस्ट है. या जैसे आईआईएम का परसेंटाइल नहीं निकलता, हमारा सिस्टम एंड में हमें एक परसेंटाइल निकाल के दे देता है कि देखो भैया इनमें रिलेटिव चेंज सबसे ज्यादा है. अब आपकी रिसर्च टीम इन कंपनीज को स्टडी कर ले और ना नेगेशन क्राइटेरिया. ठीक है, जैसे अगर आप मेरे रिसर्च को हेड करें तो मैं आपको कहूंगा कुशल ये कंपनी एबीसी हम खरीद रहे हैं, आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं खरीदनी. ट्राई टू फाइंड अ फॉल्ट इन इट. या दैट्स कॉल्ड अ नेगेशन क्राइटेरिया. तो हमें रिलेटिव चेंज से जब ये पता लगता है कि हाँ ये कंपनीज हैं, हम अपनी टीम को देते हैं, दे मेक अ वेरी प्रॉपर रिपोर्ट ऑन इट, एंड व्हेन देन वी आर सेटिस्फाइड कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. कभी कभी होता क्या है ना कि जितनी भी रिलेटिव चेंज वाली कंपनीज हैं, इनमें जो 2-3 साल बाद होना है वो आपको आज दिखेगा नहीं, बट कभी कभी सिस्टम भी ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी में कोई प्रॉब्लम है उसको ना पकड़ पाए. तो रिसर्च टीम डबल चेक करती है, वैसे हमें सिस्टम हमारा निकाल के देता है कि ये कंपनीज में रिलेटिव चेंज बहुत स्ट्रांग है. तो जैसे मज़गांव डॉक्स की हम बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि यार देखो ये एक ओल्ड इकोनॉमी रन है, हमें पता था. ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यू इकोनॉमी महंगी बहुत थी. न्यू इकोनॉमी मतलब फार्मा, एफएमसीजी, आईटी, कंजम्पशन, ये वाले जो सेक्टर्स होते हैं ये बहुत महंगे थे 2022 में पोस्ट कोविड, क्योंकि इनमें सर्च बहुत आ गया था तो बहुत महंगे हो गए थे. और न्यू इकोनॉमी में हमें ओल्ड इकोनॉमी में जिसमें आ जाती हैं या तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स या फिर आ जाते हैं
केपेक्स वाली कंपनीज। अब इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स को चलने के लिए बड़ा क्लियर था। मतलब इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव? हाँ, मैं समझाता हूँ। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स होते हैं जो डिमांड एंड सप्लाई से चलते हैं, जैसे कि स्टील, रियल एस्टेट, ऐसी चीजें। साइक्लिकल? हाँ, सिक्लिकल्स तो केपेक्स भी सिक्लिकल होती है, बट ओवरऑल जो शॉर्ट सिक्लिकल्स होते हैं। ओके, तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, पर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स में आगे दो टाइप के आते हैं, इंटरनेशनल के डोमेस्टिक। अब इंटरनेशनल तो क्लियर था, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा कंज्यूमर आर इन अ प्रॉब्लम, तो वर्ल्ड ग्रोथ तो हो नहीं रही और साथ में इन्फ्लेशन और है, तो इंटरेस्ट रेट सिक्लिकल्स का सेंसिटिव्स का चलना इंटरनेशनली मुश्किल था। बट डोमेस्टिक फ्रंट पे, क्योंकि इंडिया ने सॉप्स नहीं बांटे थे जैसे यूएसए वगैरह ने और यूरोप ने और सबने बांटे कोविड के टाइम पे, तो इंडिया ने नहीं बांटे, तो इंडिया की इन्फ्लेशन बहुत जल्दी कंट्रोल में चांसेस थे कि आ जाए। तो आप देखेंगे कि इंडियन इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव थे जितने, वो पिछले 2-3 साल में जैसे रियल एस्टेट वगैरह उन्होंने बहुत अच्छा किया, या तो ये एक आपको चीज डिटरमिन करनी थी। बाकी दूसरी चीज क्लियर थी कि जब इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स में पैसा जा नहीं सकता और न्यू इकोनॉमी महंगी है, तो ओल्ड इकोनॉमी में बचा क्या? केपेक्स में मोदी जी गोइंग इनटू एन इलेक्शन ईयर, जब मैक्सिमम पॉपुलिस्ट मेजर्स देने चाहिए थे, उस टाइम पे मैक्सिमम बजटरी एक्सपेंडिचर डाल रहे हैं टुवर्ड्स केपेक्स, तो केपेक्स ने तो चलना ही था। तो वी वर वेरी वेरी क्लियर कि हाँ भैया, ये इस बार के जो नए लीडर्स रहेंगे वो केपेक्स रह सकते हैं, और जो आप 128 बोल रहे हैं वो इसीलिए आया ना, क्योंकि वी वर एबल टू डिटरमिन इट विद फुल जील कि हाँ भाई करना है, ये ऐसे ही होगा, और हमें क्लैरिटी से पूरा दिख रहा है कि केपेक्स के स्टॉक्स बहुत अंडर वैल्यूड है, इनमें पैसा जाएगा ही जाएगा, और मार्केट में पैसा कहीं तो जाना ही है ना, तो जहां मैंने आपको बोला ग्रोथ दिखेगी वहां पे पैसा जाता ही जाता है। तो अब थर्ड स्टेज, अब जब जाके मार्केट एक्सपेंसिव हो जाता है, वहां पे हम क्या कहते हैं कि अब रूल नंबर 3 किक्स इन। क्या मार्केट महंगा हो गया? बट कुशल, मार्केट ना सालों एक्सपेंसिव रह सकता है। मार्केट्स कैन स्टे एक्सपेंसिव फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट जब तक मार्केट एक्सपेंसिव होता है तो जो वैल्यू और ग्रोथ है वो सुपर एक्सपेंसिव हो जाती है। आप देखेंगे केपेक्स की कंपनीज कुछ अर्निंग्स ऐसी डिस्काउंट करने लग गई थी जो 10 साल बाद आनी थी। कौन सी जैसे एग्जांपल्स? रेलवेज, ठीक है, रेलवेज में कुछ कंपनीज का 10 साल में जो प्रॉफिट आना था वो अभी से डिस्काउंट होके अब मैक्सिमम 3-4 साल का कर सकते हो मार्केट में, पर जहां आप 10-10, 15-15 साल का करने लग जाते हो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीजें आपको डिटरमिन करनी होती है। हम क्या करते हैं कि हम स्टेज ही चेंज कर लेते हैं, हम कहते हैं नाउ स्टेज 3, नाउ वी हैव क्वालिटी। तो क्वालिटी में हम क्या करते हैं कि जैसे हमने समझाया, वेरी गुड मैनेजमेंट, ROC, ROE, एसेट लाइट मॉडल्स, वेरी गुड मार्केट शेयर, मोड्स विद देम। अब इन कंपनीज के साथ क्या है, अब स्टेज 3 में जाके हम महंगे बाजार में 15-18% से बढ़ जाएं, या अगर बियर मार्केट आ भी गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें मार्केट से भगा नहीं पाओगे। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर माई इन्वेस्टर यू विल टेल मी कि अनिरुद्ध बियर मार्केट में फंस गए। ठीक है जी, फंस गए, अपने पास कंपनीज कौन सी है? इंडिया की बेस्ट कंपनीज है। ठीक है यार, निकल जाएंगे। फर्स्टली योर साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट कि बियर मार्केट में कभी भी आप ऐसी कंपनीज के साथ ना फंसे जिनको आप लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते, या वो जो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है, उन कंपनीज के साथ कभी भी आप बियर मार्केट में ना फंसे। तो क्वालिटी कंपनीज कभी भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड नहीं होती, और एक नेचुरल फ्लो है पैसे का कि वैल्यू और ग्रोथ से क्वालिटी की तरफ आता है जब भी बियर मार्केट आती है। जब भी आप देखो बियर मार्केट आती है तो आप लोगों ने देखा होगा फार्मास्यूटिकल्स, FMCG, इन कंपनीज में जिनको हम डिफेंसिव्स बोलते हैं, उनमें पैसा आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है अरे यार अपना पैसा बचाओ, इधर से इधर लेके आओ। तो हम रेदर देन वेटिंग फॉर अ फॉल, हम जब हमें महंगा लगता है बाजार, एक्सपेंसिव, टिल नाउ मार्केट इज एक्सपेंसिव, अब पहले ही आ जाते हैं कि ठीक है यार, आई डोंट वांट टू ईट एवरीथिंग दैट इज ऑन द टेबल, आई विल लीव समथिंग। जैसे इस बार अगर हम बात करें तो दिसंबर 2024 में, टू बी एग्जैक्ट फ्रॉम 12th of December 2024 to 16th of December 2024, I think Investment was one of the few funds जो 100%, like 100 मतलब 100% कैश पे चले गए थे। Oh. Yeah, 100%. We did not, fall with this market. And finally, आता है exuberant stage. सॉरी, ये मैंने आपको exuberant stage का बता दिया कि हम कैश पे चले गए थे। जहां हमें लगता है मार्केट एक्सपेंसिव था, अब exuberancy भी आ गई। Exuberancy means when the behavior or the expectations जो इन्वेस्टर का है वो ही चेंज हो गया। कि जैसे कोई जॉब कर रहा है, वो बोलते हैं कि छोड़ो मुझे जॉब नहीं करना है,
I'll enter the stock market now. I'll start trading. When you see housewives, buying laptops to trade, when people say that my business is not rewarding me as much, when the FOMO feeling is at its max. So we have quantified this also now, where there is too much attraction towards the market, which it doesn't deserve. Market is ultimately an asset only, na? So जहां पे जाके ऐसा लगता है कि there is exuberancy in the market, we take an exit. Either we go into cash or liquid or arbitrage funds or gold, that is uncorrelated assets. हम कहीं ना कहीं जाके हम अपना सारा जितना भी होल्डिंग है हम बेच देते हैं. And it is a very easier said than done. I noted that this time that आपके पास as a fund manager investors maximum ऊपर जाके आते हैं FOMO फीलिंग में, और उस टाइम पे आप उनको मना करना और बोलना कि मैं आपका पैसा कैश में रखूंगा, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट दिस इज व्हाट इन्वेस्टेड स्टेज इज. तो अगर आप देखो वैल्यू, ग्रोथ, क्वालिटी, सेफ्टी, हम इसमें सारे में कर क्या रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग फॉर इन्वेस्टर्स? वी आर जस्ट रिड्यूसिंग द बीटा, नथिंग एल्स. हम बीटा रिड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स टू वेरी वेरी लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट्स. एंड दैट इज हाउ आई बिलीव. आप देखिए, सबसे पहले फियर सब मैक्सिमम था और स्टेज 4 में जब एक्सूबरेंट हुआ ग्रीड मैक्सिमम था. सो जैसे जैसे हम फियर से ग्रीड में जा रहे हैं, हमें फियर जब है मार्केट में तो एक आपको क्वेश्चन है, एक सपोर्ट है जो आपके साथ खड़ा है, उस टाइम पे आपको अपना बीटा बढ़ाना चाहिए. और जैसे जैसे मार्केट में क्या नाम है ग्रीड बढ़ता है, आपको अपना बीटा घटाना चाहिए. दैट इज द एंटायर साइकोलॉजी ऑन विच इन्वेस्टेड AAID इज बेस्ड. दो नाउ इट इज ऑल एल्गोरिथमाइज्ड. आई डू नॉट हैव अ पर्सनल से इन इट. And इसमें at present, what percentage of the entire portfolio would be in cash right now? 0. अच्छा, अभी पूरा invested. 100%. And आपने So from 18th, with the one which we sold on from 12th of December to 16th of December, we bought back again from 18th of February, 14th or 18th of February till early March. And now we are 100% invested. We have not sold 1 rupee in the ट्रम्प फियास्को, ये जो टैरिफ का इसने शोर मचाया, या फिर ये जो वॉर हुआ, नथिंग. फॉर अस बैड न्यूज इज गुड न्यूज. तो आपको लगता है लाइक इन द ईयर गोइंग फॉरवर्ड 2025, तो लाइक मार्केट्स जो है, साइकिल्स जो है, ये इवन लाइक आफ्टर ऑल दीज जियोपॉलिटिकल इश्यूज व्हिच आर हैपनिंग, मार्केट्स विल स्टिल लाइक रिमेन स्टैग्नेंट? विल बी फैंटाबुलस फॉर द इंडियन मार्केट्स. ओके, व्हाई डू यू से दैट? क्या रीजंस है? देखिए, रीजन आपको आज नहीं समझ आएगा. जब मैं बेचा था ना, सेम क्वेश्चन उधर भी समझ कि क्यों बेच रहे हो, क्या रीजन है. देखिए, रीजंस बनते हैं, ठीक है. मार्केट्स जनरली, यहाँ पे एक नॉर्मल फ्लो समझिए. 2020 में जब कोविड आया था तब सब बंद हो गया था, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई थी. पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुलरन हमने 7,500 से लेके 18,600 तक उस टाइम पे देखा. मार्केट रीजन बना देती है. मार्केट will create reasons, central governments will reduce. अच्छा, चलो मैं आपको लॉजिकल रीजंस बताता हूँ. क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वर्ल्ड में. सबसे पहले थी इन्फ्लेशन. वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन सॉल्व हो गई है, ठीक है. दिस इज वन वेरी बिग रीजन. सेकंड, अगर आप देखें, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इतना बड़ा जो टैक्स रेट कट दिया है, इससे 1 लाख से 1,20,000 करोड़ रुपए कंज्यूमर के हाथ में आया है. वो किधर जाएगा? खर्च ही होगा ना. या तो सेव होगा या खर्च होगा. आज की डेट में सेविंग रेट इज गोइंग डाउन बाय द डे, तो खर्च ही होना है. तो ऑल दोस कंपनीज विच विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इट विल बी वेरी वेरी गुड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. फिर पीछे इतना केपेक्स हुआ है, अब उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे. अर्निंग इंक्रीजेस विल कम फॉर ऑल दीज केपेक्स कंपनीज, तो आप वो देखेंगे. और जितनी भी हेडविंड्स थी कि यूएस और चाइना की प्रॉब्लम चल रही थी, आप देखिए सॉल्व हो रही है. डोनाल्ड ट्रंप ने, मुझे आई वॉज वेरी वेरी श्योर कि ये प्रॉब्लम को बढ़ाने नहीं आया, बट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले एक शो करना पड़ता है, और इसने वो शो करके प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर ली है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड ग्रोथ फिर से चलेगी, जिसमें जो चीजें अभी तक बहुत ही अंडर वैल्यूड है, कि जैसे हम इतने सालों से हम इन्फ्लेशन से लड़ रहे थे, पिछले 4 साल हो गए, 4.5 साल इन्फ्लेशन से लड़ते हुए, आज वो चीज जो सॉल्व हुई है, अब उसके जो रिजल्ट्स हैं ग्लोबल इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स में या कहीं, वो आपको दिखेंगे. हाँ, तो इन सब चीजों के कारण मुझे लगता है कि नया बुल रन है. वेरी श्योर कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2 महीने पहले एक पॉडकास्ट में बोला था, जिस टाइम पे मार्केट 21,900 या 22,000 के करीब था ऑन दैट डे, 4th of March आई थिंक इट वाज डन, कि
आपको 20,000 से पहले 30,000 मार्केट दिखेगा। तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी आई होल्ड दैट वो कि आप आई थिंक 25,000 हो गया शायद मार्केट, तो आपको ये 30,000 मार्केट कंजर्वेटिव लेवल पे बहुत जल्दी दिखना चाहिए अगले साल से 1.5 साल के अंदर। 1.5 साल में इतना हो हाँ, जाएगा? मुझे लगता है। वाओ। सो 25,000 अभी 25,000 तो 30,000, तो आप बोल रहे हो कि 20% निफ्टी लेवल पे जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कि इतनी रिटर्न तो अगले 1.5 साल में आनी ही आनी चाहिए। गॉट इट। एंड अगर आपके लाइक टॉप होल्डिंग्स या तो टॉप स्टॉक्स की भी अपन बात करें तो उसमें आपने तो AID फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से समझाया, बट आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम ऑफ द ग्रोथ PMS फंड टॉप 5 होल्डिंग, जैसे फोर्टिस हेल्थकेयर है, इंडियन होटल्स है, आनंद राठी वेल्थ है, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट है, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है। कोई भी एक दो कंपनी उठा के आप बस एक्सप्लेन कर सकते हो कि इनमें क्या देखा, कौन से मेट्रिक्स थे, क्या नंबर्स देखे आपने और फिर इन्वेस्ट किया? देखिए, मैं एग्जैक्ट कंपनी वाइज बात नहीं करूंगा, बट मैं आपको ओवरऑल समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि इनमें से जो आप ये होल्ड आप ये देख रहे हैं, इनमें से हो सकता है कोई चीज चेंज हो गई। तो जैसे आप देखिए कि अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करिए इंडिया में हॉस्पिटल्स को एक हमेशा जनरल एडवांटेज है। वो क्या है कि अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, हम इंडिया में रह के फील नहीं करते, पर आप लोगों में से जो भी लोग कुछ देर बाहर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि सेम चीज इंडियन डॉक्टर्स बहुत आराम से ट्रीट कर देते हैं, पर बाहर के डॉक्टर्स नहीं कर पाते। वाई? क्योंकि उनके पास जो एक सैंपल पॉपुलेशन है अपने स्किल को बढ़ाने का, वो ही नहीं है। बाहर पॉपुलेशन ही नहीं है। इंडिया में पॉपुलेशन ही इतना ज्यादा है कि हमारे डॉक्टर्स के पास एम्पल सेट है। आप कभी PGI या एम्स गए होगे ना, तो आप सोच नहीं सकते, वहां के सीनियर डॉक्टर्स एक दिन में 800-800 लोगों को देखते हैं, या एक दिन में, जो भी उनके वर्किंग आवर्स रहते होंगे। तो हमारे डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। फिर यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज्यादा है। अगर हम जनरल ट्रेंड इंडिया में देखेंगे, सो वील फाइंड मैक्स अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स हियर एज कंपेयर टू एब्सोल्यूट नंबर्स, तो वर्ल्ड में किसी से कंपेयर ही नहीं हो सकते। फिर अगर रिसेंटली देखेंगे, क्योंकि इंडिया में लोगों का इनकम लेवल बढ़ गया है और बाहर से जो फॉरेन मेडिकल टूरिज्म है विच इज ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस, इस वजह से अभी कंपनीज केपेक्स करने लग गई हैं। और इनके केपेक्स करने से जो इनके अगर आप प्रॉफिट्स देखिए, दे आर राइजिंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। तो सबसे बड़ा रिलेटिव चेंज जो है इन कंपनीज के लिए, द केपेक्स फॉर दीज कंपनीज इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। इनका केपेक्स बहुत इंक्रीज हो रहा है और इस केपेक्स के इंक्रीज की वजह से इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से इनमें से जो भी हमें हॉस्पिटल कंपनीज में दिखा कि जिनकी मैनेजमेंट्स अच्छी हैं और जिनका विजन अच्छा है, जो जिनको पता है कि अपना काम कैसे करा जाता है, वो कंपनीज हमने लिए हैं। ठीक है। फिर आप EMS स्पेस में देखिए, चाइना से जो शिफ्ट है, चाइना इज क्या बोले, क्रूज शिप है और इंडिया एक लाइफ बोट है अभी करंटली। दैट इज द रियलिटी। ओके, दैट दे आर ह्यूज। एंड रात तो मतलब आप सोचिए कि बॉलीवुड मूवी तो है नहीं कि कल चाइना खत्म और इंडिया शुरू। सो एक ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा है। अगर आप एक बहुत बड़े क्या बोले रिटेल चेन है अमेरिका में, तो आप ये बोलोगे ना यार कि देखो चाइना के साथ ठीक है, बट कहीं ना कहीं आई शुड क्रिएट ऑल्टरनेट्स ऑल्सो। वो ऑल्टरनेट कोई और बन ही नहीं सकता, वो इंडिया ही बनेगा। जितनी मर्जी हमारे पास ब्यूरोक्रेसी है, जितनी मर्जी रेड टेपिज्म है, बट वो बनेगा इंडिया ही। और बाकी जितने देश हैं वो बहुत छोटे छोटे देश हैं और उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है पूरा करने के लिए। तो एज्यूमिंग दिस कि इंडिया बनेगा, तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इंडिया में प्रोग्रेस कर सकते हैं फ्रॉम चाइना +1? तो सबसे पहले हम ये फोकस करते हैं, इसको दो तरीके हैं देखने के। एक, वो कंपनीज जो इंडिया में, या वो सेक्टर्स जो इंडिया में बहुत साल से काम कर रहे हैं, या जिनको इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट, अगर हम मोदी जी की एक बात समझें, तो आप क्लियरली देख पाओगे उनके डिसीजंस में कि जहां से भी पैसा बाहर जाता है, मोदी जी को उससे प्रॉब्लम है। तो जो भी सेक्टर्स हैं जो पैसा बाहर जाने से रोकेंगे, उनको इंडियन गवर्नमेंट बहुत पुश देगी। हम कुछ साल पहले तक जो मोबाइल्स इंडिया में मंगवाते थे या टीवीज इंडिया में मंगवाते थे, उसमें हमारा मेजर फॉरेन आउटगो था, पता नहीं लगता, क्योंकि तेल को इंपोर्ट करने की जो छत्र छाया है या उसका जो शैडो है, उसमें सब छुप जाता था कि जी ऑयल ही मेन है, ऑयल को छोड़ के बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे बहुत पैसे जा रहे थे। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की अगर आप PLI स्कीम को पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट इज वेरी वेरी स्ट्रांग ऑन इट। तो जितनी भी EMS स्पेस की कंपनीज हैं, आपको दिखेगा कि वो अच्छी कंपनीज हैं, और उनमें से जो
अच्छे हैं, मतलब द मैनेजमेंट्स आर गुड, दे आर इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, जिन्होंने केपेक्स जल्दी जल्दी किया, द वर्ड इज क्विक, इफ एन अपॉर्चुनिटी इज गिवन यू हैव टू ग्रैब इट वेरी क्विकली। जिन लोगों ने उसको क्विकली ग्रैब किया, या जो इसमें पिछले कुछ टाइम से लगे हुए थे, सबसे बड़ी चीज कुशल कहाँ पे आती है, जिसमें मैं पॉइंट नंबर 1 भी डिस्कस कर रहा था, इंडस्ट्रीज विच हैव बीन प्रेजेंट, कि आज अगर चाइना से शिफ्ट करना है, सो आई कैन नॉट कम एंड से कुशल यार एक फार्मा की फैक्ट्री लगा लो, नो, इंडस्ट्रीज ऑफ कंपनीज हैव टू बी प्रेजेंट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम ईएमएस की बात कर रहे थे, ऐसे ही सिमिलरली अगर चाइना से कुछ फार्मा शिफ्ट होना है या चाइना से कुछ टेक्सटाइल शिफ्ट होना है, वो क्यों हो सकता है, क्योंकि इंडिया में फार्मा और टेक्सटाइल बहुत सालों से है, they have been there for a very very long period of time, as compared to we do not have a semiconductor factory here right now which has been listed. आपकी जो सेक्टर है उसको एटलीस्ट 2-3 डिकेड से अगर प्रेजेंट है तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। अगर हम देखें, हम फार्मा में स्पेशलिस्ट हैं वर्ल्ड में यार, हमने कोविड के टाइम पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई करे हैं, स्टिल जेनरिक जितना है सभी इंडिया में बनता है, और तो कोई बनता ही नहीं है, ब्राजील वगैरह में बनता है, कुछ नहीं है वो इंडिया के सामने। तो फार्मा एक बहुत स्ट्रैटेजिकली गवर्नमेंट ने पहले, जब कांग्रेस गवर्नमेंट या कुछ थी, इन लोगों ने बड़े टाइम पे बड़ी अच्छी इंडस्ट्री को प्रमोट किया, और आज जब उस इंडस्ट्री के लिए एक अपॉर्चुनिटी अराइज हुई है तो वो उसको कैप्चर भी कर पाएगी। तो हमें फार्मास्यूटिकल्स अच्छी लगती है, सिमिलरली हमें ईएमएस भी अच्छी लगती है, सिमिलरली हमें टेक्सटाइल भी अच्छी लगती है। सो अगर आप इसमें देखेंगे तो वो कंपनीज अगेन जो पिछले कुछ टाइम से प्रेजेंट है, जिन्होंने यहाँ पे अपना सिक्का जमाया हुआ है, जो पहले भी एक्सपोर्ट कर रही हैं, प्लस वो कंपनीज जिनको गवर्नमेंट अब सपोर्ट दे रही है रिसेंटली टू एक्सेल एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। तो ये चाइना +1 में आ गई, तो यही सब कंपनीज आपको दिखेंगी। तीसरी हमें वो कंपनीज अच्छी लगती हैं कि जो पीछे लीडर्स थी पर अच्छे भाव पे मिल रही हैं, ठीक है, जिनमें द रन इज इंटैक्ट, या वो कंपनीज हमें बेटर लगती हैं। जैसे लाइक एग्जांपल्स, जैसे आप देखिए कि आपको एबीबी 9000 वाली 4500 पे मिल रही थी, तो अब आपको पता है कि इट इज लीडर इन व्हाट इट डज। तो अगर 9000 से 4500 पे मुझे मिल रही है और मुझे अर्निंग्स विजिबिलिटी साथ में दिखती है, तो इट्स ऑल राइट। इंडिया में केपेक्स तो अभी शुरू ही हुआ है, अभी केपेक्स की अगले 5-7 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिधर भी जाएंगे आपको दिखेगा रोड्स खुदे हुए हैं, काम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो अगले कुछ 4-5 साल, और स्पेशली इस गवर्नमेंट के साथ, वी आर नॉट डिस्कसिंग समथिंग पॉलिटिकल, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अ माइंडसेट। देयर माइंडसेट इज वेरी वेरी सिंपल, they like to invest in capex, and if the government is investing in capex, so should you. And 2 questions here. When you say earnings visibility, तो आप you mean like profit after tax growth year on year should be consistent, is that the understanding? No, by earnings visibility I mean कि पिछले कुछ सालों में क्या काम हुआ है। देखिए, कोई भी धंधा पैसा क्यों कमाता है, क्योंकि उसके अंदर पिछले कुछ सालों में कुछ इन्वेस्टमेंट हुई है, और जिस काम का वो है वो एक सिक्लिकल नेचर नहीं है कि इन्वेस्टमेंट तो स्टील वाले भी करते हैं टॉप पे जाके बिल्कुल, लेकिन वहां से प्राइजेस ही मंदे आ जाते हैं, तो उनको प्रॉफिट्स नहीं आ पाते। अल्टीमेटली वी ऑल वांट प्रॉफिट्स, एज यू राइटली सेड, सॉरी नॉट टू एक्नॉलेज दैट, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट हुई है पिछले 3-4-5 साल में, वो कंपनीज को आप एक्नॉलेज करिए, या कौन सी कंपनीज में कोई प्रॉब्लम्स थी पिछले कुछ सालों से, उनको एक्नॉलेज करिए। जैसे टेक्सटाइल की बात करते हैं, सारा टेक्सटाइल, बिकॉज आई डू नॉट हैव अ one word of hesitation in saying कि Indian government was responsible for killing the textile sector in India. बांग्लादेश जैसा छोटा देश जिसकी कोई स्टैंडिंग नहीं थी, वो एक टेक्सटाइल हब बन गया। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन टेक्सटाइल, जो हमारी सबसे बड़ी धरोहर थी, उसका ध्यान ही नहीं रखा। अगर आप बॉम्बे में बात करिए, वी वर ऑल टेक्सटाइल मिल्स ही थी ना यहाँ पे, हाँ, आज भी याद है बॉम्बे रेयन, ये वो कंपनीज होती थी, कहाँ है वो कंपनीज? आप मुझे टेक्सटाइल की 5 कंपनीज के नाम बताइए इंडिया में, नहीं बता सकते। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर का ध्यान ही नहीं रखा। अब ये जाके इन्होंने देखा कि यार ये क्या हो रहा है, हम लोग इसमें स्पेशलाइज करते थे, एंड दे प्रिंटेड अ प्रॉपर पेपर ऑन इट कि हाउ वी विल नाउ रिवाइव द इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी वेरी, मोदी जी की एक बात बड़ी अच्छी है, आप एक चीज समझिए, बुरियों को छोड़ते अच्छी पे हम फोकस करते हैं, जहां से हम पैसे कमा सकते हैं। कि उनकी अच्छी बात ये है कि वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो अब ये जो चाइना +1 बढ़ रहा है, उनको वो चाइना +1 से एडवांटेज उठाना ही उठाना है।
तो अब उनको लगा कि मेरे पास कौन कौन से अस्त्र है जिनसे मैं एडवांटेज उठा सकता हूँ, तो टेक्सटाइल एक अस्त्र है, ठीक है। तो अब वो टेक्सटाइल सेक्टर को पूरा रिवाइव करना लगे हुए हैं। अगर हम पिछले 10 साल में देखें, बांग्लादेश ने जो स्टेप्स लिए अपनी टेक्सटाइल को लगाने के लिए, और जो हमारी इंडिया ने स्टेप्स लिए, ओ माय गॉड, देयर इज इंटेंस डिफरेंस। मुझे we have published a paper, it's on our website also, though I don't have the exact figures right now, but when we were reading it, हमें लगा अरे क्या कर रहे हैं, मतलब इतना टेक्सटाइल सेक्टर को इग्नोर करा गया था इंडिया में। या अब I went and met a few garment makers, they were like, अनिरुद्ध, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, क्यों we were depressed for so much for such a time period कि हमें वो ऑर्डर्स को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, because we don't have the required machinery, but we are increasing the capacity at a very, very fast pace, because we see the visibility of orders for the next 3 to 4 years, because again, the US manufacturers or UK or Europe manufacturers and everybody is, crazy about India. अब देखिए FTA जो साइन हुआ है, जो इंग्लैंड के साथ, थोड़े देर और रुकिए, सबके साथ होने वाला है। हुआ नहीं, but I can assure you, everybody is going to sign that. We are entering the world of FTA now. क्या बेनिफिट होगा इंडिया यूके एफटीए का? इंडिया यूके एफटीए का देखिए, अब कौन कौन सी कंपनी से आप सिंपल समझिए, सेक्टर वाइज डिस्कस कर लेते हैं। टेक्सटाइल है, लेबर ओरिएंटेड भी है, तो अगर हमारे यहाँ पे फायदा यहाँ पे बना सकते हैं। अब यूके या वहां पे तो लेबर इंटेंसिव चीज बन नहीं सकती, वहां तो मैकेनाइज चीज बन सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत फायदा होने वाला है। सिमिलरली, मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक कंपनी है इंडिया में ऑटो की, आई एम वेरी बेरिश ऑन द ऑटो सेक्टर, आई डोंट लाइक ऑटो सेक्टर। व्हाई? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ऑल दीज कंपनीज विल नाउ एंटर इंडिया, बट बिकॉज ऑफ यूएस यूके एफटीए, देयर इज दिस वन कंपनी वेयर विच प्रोड्यूसेस द मोस्ट, आई वुड से, क्या बोलते हैं, ज्वेलरी कार्स, ब्रांड जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा ब्रांड अगर हम वर्ल्ड में अगर आप ट्रैवल करें, चलो हम डिस्कस कर ही लेते हैं, नाम बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो अगर आप JLR की बात करें, so it is a brand. Everybody, I've traveled to China, I live in Dubai, I've traveled to US a lot. Everybody is crazy about, the Range Rover. So I think this brand is going to grow exponentially now. Why? Because US UK का FTA sign हो गया, and जो cars US से, they were only being produced earlier in the UK, now in India. But the market तो US है ना, तो अब US से जब UK से US जा रही है सस्ती, they'll gain more traction. Similarly, Indian auto के लिए I think it is bad. Indian auto sector will gain a lot of competition now. और वैसे भी they were being plagued यार, कि कभी CNG आ गई, कभी EV आ गई, and it is a highly capex requiring sector. लगता है, but to produce a car with such high tariffs that and taxes that we have in India is very, very difficult. Yeah, so I am not bullish on the auto sector, but again, I'm bullish on maybe Tata Motors, and I'm bullish on the textile sector. Similarly, आप सबके साथ देखिए कि कौन कौन से सेक्टर्स में FTA से फायदा हो सकता है. So FTA is one good relative change that we have to account for the next few years at least. अब इसका जो भी फायदा हो सकता है, स्टॉक मार्केट ने उसको अगले 2 साल में प्राइस इन कर देना है. तो जो कंपनी को फायदा होता है वो आपको 2 साल में पता लग जाएगा कि हाँ, ये इस कंपनी को इतना फायदा हो रहा था. इसमें से जो डिप्रेस्ड है उनकी री रेटिंग होगी तो उनमें ज्यादा पैसे पड़ेंगे, वो लीडर्स बनेंगे. जो डिप्रेस्ड नहीं है उनमें, जैसे फार्मा डिप्रेस्ड नहीं है, तो आपको एक एवरेज टू अबव एवरेज पैसे मिलेंगे. एंड सेकंड क्वेश्चन वाज ऑन दैट, व्हेन यू से कि मैनेजमेंट अच्छी है, उनमें इन्वेस्ट करते हो, सो हाउ डू यू इवैल्यूएट कि मैनेजमेंट अच्छी है कि नहीं? व्हाट आर सम कन्वर्सेशंस यू हैव विद द प्रमोटर्स टू हेल्प यू डिसाइड कि हाँ, ये सही मैनेजमेंट है या नहीं? देखिए, माय कन्वर्सेशन विद प्रमोटर्स आर जस्ट विजन बेस्ड. उसमें मैं ये डिसाइड नहीं करता कि मैनेजमेंट अच्छी है या नहीं. It is only on their decisions. So what our system does is, what are the last 100 decisions that they have taken, which they have disclosed to the public, कि उससे पता लगता है. देखिए, मैनेजमेंट की एक बड़ी सिंपल बात है कि आप उस डिसीजन से ये नोट करिए, गलती हर किसी को करना अलाउड है. ओके, फर्स्टली जो हम नॉर्मली शायद अपने दोस्तों के लिए यूज कर रहे हैं कि रेपिटेटिव मिस्टेक्स अलाउड नहीं है. आप एक मिस्टेक को एक बार करिए, 2 बार करिए, पर तीसरी बार मत करिए. Repetitive mistakes are not allowed. That means you don't know the धंधा. Secondly, आप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं. Thirdly,
जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब बहुत कम हो गया है पहले से, आज से 10-15 साल पहले जब मैं काम में आया तब तो बहुत ज्यादा था, जो लोग पैसे निकालते हैं धंधे में से। ऐसे करके अगर आप 10-20 फैक्टर बनाएंगे तो आपको ओवरऑल पता लग जाएगा कि मैनेजमेंट्स कैसी हैं। और सब स्पेसिफिकली एक और बड़ा फायदा है जी कि आपको प्रूवन मैनेजमेंट्स अगर मिल जाए। आपको पता है कि जैसे फाइनेंस में बड़ी प्रॉब्लम आती है, फाइनेंस में ना दिखता कुछ है, होता अंदर कुछ है। तो आपको ये पता है, जब मैंने बजाज फाइनेंस ली थी 2016-17 में, सो बाइंग अ न्यू फाइनेंस कंपनी विच वाज नॉट प्रूवन टिल देन टू बी अ ब्रांड और अ बिग नेम। आज तो बजाज फाइनेंस एक ब्रांड है, हर कोई खरीद सकता है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। बट उस टाइम पे आप क्या देखते हो कि देख यार, राहुल बजाज ने ना जिंदगी में कभी चोरी करी, ना वो कल्चर बजाज फैमिली का है चोरी का, इंस्टिल नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे बड़े नेम है जिनके हम यहाँ नाम नहीं लेंगे, बट आपको पता है कि हाँ यार पहले भी करिए और इधर भी हो सकती है। तो शायद वो कोई फाइनेंस कंपनी निकालेंगे तो मैं नहीं आऊंगा उसमें। यू गेट माई पॉइंट? सो फाइनेंस कंपनीज में बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। सिमिलरली आप डिसीजंस जो लिए गए वर्सेस जो एक्चुअल कंपनी में हुआ, अगर आप उसको इवैल्यूएट करने का कोई सिस्टम बनाए तो आप ढूंढ सकते हैं कि मैनेजमेंट कौन सी ठीक है, कौन सी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। और व्हेन यू से डिसीजंस एज इन, ये कोई भी मतलब छोटे कंपनी लेवल डिसीजंस कहीं से भी, बिल्कुल एब्सोल्युटली। आप सबसे ज्यादा बात अच्छी आपको कहां से पता लगती है कि आपको मैनेजमेंट की बात करनी है ना, आप उनके डीलर से बात करिए। क्योंकि एक डीलर एक आदमी का नहीं बेच रहा होता, वो 4 का बेच रहा होता है, पर उसमें से बता देते कि मेरा ये वाला बंदा ठीक है यार, इनसे पेमेंट 30 तारीख को बोलते हैं तो 28 तारीख को आ जाती है। और दूसरे का वो दुखी कहीं आपको उसके चेहरे पे दिख जाएगा। आप 4 कंपनियों की बात कर रहे हो तो अच्छा, इसकी पेमेंट कैसी है, बी की कैसी है, सी की कैसी है। तो जब सी की बात होगी ना तो उसका दुख आपको उसके फेस पे दिखेगा कि यार ये सी से पेमेंट नहीं आती, और जो पेमेंट में डिले कर रहा है वेंडर की, तो वो कंपनी की मैनेजमेंट ठीक नहीं है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू सी फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स में हम एक और टूल यूज करते हैं कि जितना कस्टमर दुखी और जितना एम्प्लॉय दुखी उतना बढ़िया बैंक। जितना कस्टमर दुखी, जितना एम्प्लॉय दुखी, उतना बढ़िया बैंक। हाँ, क्यों ऐसे? यार देखिए, बैंक्स का काम अपने एम्प्लॉयज को और कस्टमर्स को खुश करना नहीं है। बैंक्स का काम क्या है कि अपने एम्प्लॉयज को इतना दुखी करो कि वो उतना ज्यादा मेहनत करें टू गेट द बेस्ट पीपल। देखिए, लेंडिंग का बिजनेस है ना, पैसे वापस आना बहुत मुश्किल चीज है। तो अगर आप शुरू में मेहनत नहीं करोगे, आपके एम्प्लॉय शुरू में मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप सारी पीएसयूज की तरह पावर्स अपने एम्प्लॉय लेवल पे दे दोगे और वो पैसे बना के मोटे होके खुश होंगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। एक कल्चर एचडीएफसी बैंक का आता है जिसमें आपको एक गाड़ी भी लेनी है और आपकी बैंक के पास बड़ी एफडी पड़ी है, तो भी जो आपका लोकल बैंक मैनेजर है वो आपको बोल दे कि सर मैं करवा देता हूं, पर वो खुद उसके पास पावर नहीं है कि वो आपका लोन सैंक्शन कर दे। इट गोज टू द कमिटी इन मुंबई विच इज एआई एंड ऑल। आज तो ये लोग एआई बहुत यूज कर रहे हैं, पहले सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, बट एवरीथिंग इज सिस्टमाइज्ड। सो इफ द ब्रांच मैनेजर इज नॉट हैविंग पावर तो वो दुखी है, तो जिसके एम्प्लॉयज दुखी उतना बढ़िया बैंक। एंड देन कस्टमर्स ऑल्सो। अब एक कस्टमर है वो बोल रहा है कि मुझे लोन दे दो, या फिर एक कस्टमर है वो बोलता है दूसरी साइड के मुझे चार्जेस लगा दिए। ठीक है ना, लगा दिए, बैंक की इनकम तो बढ़ रही है ना। अगर वो चार्जेस लगा पा रहा है, या आपको वो उसका कॉम्पिटिटर 7% एफडी पे दे रहा है, वो 3.5 दे रहा है, सो इट नोज कि मेरे पास कोई ब्रांड है, कोई पावर है, जिस वजह से ये लोग मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं एंड आई कैन एक्सट्रैक्ट द जूस। हार्डकोर धंधे में तो बढ़िया है ना, एथिकली इट में सीम रॉन्ग, ओके, ऑन द फेस ऑफ इट लगेगा नहीं यार ये तो गलत है कि ये बैंक बी इज गिविंग 7% ऑन सेविंग्स व्हाइल एचडीएफसी इज ओनली गिविंग 3.5, बट इफ एचडीएफसी इज एबल टू पुल दैट ऑफ, इट इज अ गुड बैंक। So sometimes what seems nicer on the face may not actually be right. आप देखिए, जिस भी बैंक के अगर आप ऊपर से सॉर्ट करिए, जो हाईएस्ट सेविंग्स पे ब्याज देते हैं, they are risky banks. Don't invest in them. I don't invest in them. Okay. And कहीं से उनको महंगा पैसा चाहिए ना। Yeah. एंड उसमें फिर रिस्क ज्यादा हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ रिकवरी एंड ऑल, तो उसको मतलब कहीं डेस्परेट है ना, डिफॉल्ट रेट्स भी बढ़ जाएंगे, राइट? एब्सोल्युटली। जो महंगा ले रहा है वो महंगा देगा, जो महंगा देगा जिसको देगा, सामने वाला वही महंगा लेगा ना जिसने वापस नहीं करने। करेक्ट।
इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू वन BFSI एक्सपर्ट लास्ट वीक, उनके साथ पॉडकास्ट किया था एंड ही मेंशन्ड दिस वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं वो लेंड करते हैं बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स पे, लाइक द इंटरेस्ट रेट्स गो अप टू 25%, 28% पर एनम, एंड उनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बहुत ज्यादा होता है. तो इन दीज केसेस द डिफॉल्ट रेट्स, NPA रेट्स, लाइक दे गो ऑफ द रूफ एंड मोस्ट लाइकली कि इसमें मतलब ये बहुत रिस्की बिजनेस है टू इन्वेस्ट इन. एंड वो मतलब एग्जांपल्स बता रहे थे ऑफ सम बैंक्स, दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. एवरी बैंक हैज लॉस्ट, एवरी बैंक हैज लॉस्ट. मुझे तो कोई है ही नहीं पता कि जिसने इसमें पैसे कमाए हो. और कुछ बैंक्स होते हैं वो जाके जब पैसे बनते हैं वो जाके और BFSI इंस्टीट्यूट खरीद लेते हैं. तो मेरे हिसाब से BFSI तो इतना है कि जितना गवर्नमेंट की रेगुलेशन है बस उसको मीट करते रहो, बाकी अपना दूसरी तरह की लैंडिंग है, स्पेशली स्टार्टिंग विद द बेस्ट व्हिच इज रिटेल लैंडिंग एंड देन यू नो कमर्शियल लैंडिंग एंड ऑल, वो ज्यादा करते हैं. तो आपका देन टोटल जितना भी AUM है उसमें से कितना कौन से सेक्टर में स्प्लिट होगा परसेंटेज वाइज? देखिए हमारा एक रूल है बड़ा सिंपल कि हम किसी भी स्टॉक को अगर देखें तो वी डू नॉट बाय इनिशियली अ स्टॉक मोर देन 4% ऑफ आवर पोर्टफोलियो. ओके, सो वील हैव 25 स्टॉक्स, नन विल बी मोर देन 4%, और 25 to 30 के बीच में वेरी करता है. बट इफ वी फाइंड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे मजगांव जब आया था इट केम 6% बिकॉज वी वर एबल टू स्पॉट कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डर्स मिल रहे हैं. देन एज अ सेक्टर वील नेवर बाय समथिंग मोर देन 20%. Yeah, we try not to, but if again there is an extraordinary sector, we may scale it up to 33%. Yeah, when we are buying, खुद बढ़ के वो 50% of the portfolio हो जाए, doesn't matter for us. Yeah, we never trim our winners, never ever trim our winners. So 600 पे जो क्वांटिटी खरीदी थी मजगांव डॉक की, 7000 पे भी वही है. This I'm talking about post. कोई सुन के प्लीज कमेंट्स में ये मत लिखना कि इनको रेट नहीं पता. इट्स एज अ फंड मैनेजर आई ओनली टॉक अबाउट प्री स्प्लिट रेट्स बिकॉज दैट इज व्हाट इज देयर इन माय माइंड. या एंड ऐसा कोई स्टॉक है जो आपको बेचने के बाद बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ कि ये नहीं बेचना चाहिए था? ऐसे हुआ है आपकी जर्नी में? सो कभी कभी क्या होता है ना, when we shift from one stage to other, for example we shifted from growth to quality back in September, but our system was, there was a bias that I made that I need to prolong it, but my system said we had to shift in around May or June. For उस टाइम पीरियड पे अगर आपकी ये जो शिफ्ट का जो टाइम पीरियड है अगर गलत हो गया ना तो टोटल डिसीजन ही गलत हो जाता है. सो वी लॉस्ट सम मनी देयर. बट सेइंग दैट उस टाइम पे जो हमने स्टॉक्स बेचे, चाहे वो हमने अपनी डिफेंस बेची, चाहे रेलवेज बेची, एक बार उसके कुछ स्टॉक्स बेचे, आई रिग्रेट कि नहीं मुझे नहीं बेचने चाहिए थे, बिकॉज अल्टीमेटली द रिलेटिव चेंज आई बिलीव वो स्टिल इम्पैक्ट. व्हेन आई यूज्ड टू आस्क कि रिलेटिव चेंज है तो रिलेटिव चेंज तो दिखता था, बट बिकॉज जहां बेचने थे वहां से आप लेट हो गए तो एक कंपेल्ड डिसीजन हुआ रेदर देन अ इंटेलिजेंट डिसीजन. सो हाँ ये चीजें हो जाती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट यस फ्रॉम देयर वी लर्न दैट decisions from shifting from one stage to the other should not be one point based. They should be spread over a period of time. Yeah, fair. Yeah. And so अगर हम इसमें बोले टू अगेन कि अगर आपको कोई स्टॉक आप ओन कर रहे हो जिसमें आपको लगता है कि टेम्परेरली महंगा भी हो गया, बट इन द लॉन्ग रन द रिलेटिव चेंज इज स्टिल अनफोल्डिंग, ठीक है, तो आप उसको रख सकते हो. जैसे सपोज करिए द डिफेंस इंडस्ट्री, द रिलेटिव चेंज इज स्टिल अनफोल्डिंग फॉर द नेक्स्ट 5-7 years, तो आप उसको रख सकते हो. यू डोंट नीड टू सेल इवन इफ इट कम्स डाउन 30-40-50%, नो प्रॉब्लम. बट इफ यू थिंक कि हाँ बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा, क्यों? क्योंकि द रिलेटिव चेंज इज स्टिल देयर एंड इट इज स्टिल इन द प्रोसेस. आपको दिख रहा है ऑर्डर बुक तो रुक ही नहीं रही, तो स्टॉक कैसे रुक सकता है? एंड डू यू आल्सो इन्वेस्ट इन IPOs and IPOs में आपने like you've made some returns? We don't do IPOs बिल्कुल नहीं. And आपने पहले भी कभी अपने पर्सनल इन्वेस्टिंग जर्नी में IPOs में नहीं किया था? Any specific reason? मुझे ऐसा लगता है that you know again I have a rule that I would not like to, कहते हैं ना कि मैं रोटी को अपनी ना तो बहुत गर्म ना बहुत ठंडी, मैं आराम से मीडियम उस पर खाना पसंद करता हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टेड कंपनीज इतनी सारी हैं कि उन्हीं की रिसर्च खत्म कर लें तो बहुत बेटर है. क्योंकि आईपीओस के साथ एक आप बायस समझ लीजिए, एक्सपीरियंस समझ लीजिए. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम आईपीओस, नॉट मोर देन 10% ऑफ द आईपीओस जो कि एक अच्छे भाव पे आते हैं. आईपीओस जनरली, अब तो आप समझिए, आज आप एक ये करते हैं, कल आप अगर इसको बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले पब्लिक फंड प्राइवेट फंडिंग लेंगे, करके उसके स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 करके उसको महंगा करेंगे. उसके बाद जब ऑफलोड करनी होगी
यानी कि कंपनी आपकी उसके बाद भी बढ़ती रहेगी बिकॉज आप काम अच्छा कर रहे हैं, प्रॉफिट। बट जब मार्केट में इनिशियली जब आईपीओ के साथ आती है ना तो महंगी आती है, ठीक है, डिजाइन्ड भी आती है। समझिए आईपीओ में हर आदमी कहता है कि आईपीओ आ रहा है, सेल्स मैक्सिमम दिखा, थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा भी दिखा देगा, क्या हुआ, आईपीओ से तो पैसे वापस मिल ही जाने। यू गेट माय पॉइंट, इट इज अ रियलिटी। तो आप एक चीज समझिए, आईपीओ में जनरली महंगा ही माल मिलेगा आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। रादर मार्केट में जो चीजें लिस्टेड हैं वो आपको सस्ती भी मिल सकती है। आपको जी आईपीओ मेरा तो 12 पी पे आया था, पर आप 25 पी वाली को सस्ती कह रहे हो। जो 12 पी पे आया है वो बहुत बार फैब्रिकेटेड होता है। इट इज अ रियलिटी, देयर इज नो वे टू प्रूव इट, एंड आई डोंट से कि वो सबके लिए ट्रू है, बट जनरली मैंने ये बात देखी है, मैंने मर्चेंट बैंकर से भी बात करी है, अभी ना इस प्रोसेस का पार्ट भी रहा हूं। मैंने ये देखा है कि आईपीओ में जो क्या बोलते हैं उसको, विंडो ड्रेसिंग की जाती है, तो इट इज देयर, जो हम पढ़ते थे कि आईपीओ में विंडो ड्रेसिंग की जाती है, इट इज अ रियलिटी इन द मार्केट, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक आईपीओ। बट विंडो ड्रेसिंग की जाती है आईपीओज में, बट लाइक इट्स ऑल्सो लाइक कि कुछ आईपीओज में बहुत अच्छा लोगों ने पैसा भी कमाया है, प्लस उसमें एकदम क्लीन कंपनीज भी आई है, तो वो छूट जाती है, ऐसा नहीं लगता है कभी आपको? मुझे ऐसा लगता है कि आके स्टॉक मार्केट में क्या है ना, कि स्टॉक मार्केट में कुछ टाइम पे आईपीओ आने के बाद उनकी रियल वैल्यूएशन पता लग जाती है। तो चलने दो, ठीक है, मैं अगर 100 आईपीओ आए तो उसमें से 2 होंगे जो 100 में से 20 कंपनीज होंगी जो बहुत अच्छी होंगी, मान लिया 20 में से 4 ही कंपनीज होंगी जो इस बार के रन में यहां से आईपीओ की वैल्यूएशन के पोस्ट भी परफॉर्म करेंगी। तो उन 4 कंपनीज के लिए मुझे 100 कंपनीज को देखने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से साल 2 साल में लेट द मार्केट डिटरमिन देयर वर्थ एंड देन आई विल स्टेप इन। फेयर। अगर किसी यंग इन्वेस्टर के पास आज 10 लाख रुपए है टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द एसेट क्लासेस, एंड 10 लाख रुपए उनके पास ऐसे पड़े फॉर एग्जांपल जो देख रहे हैं, तो आप क्या एडवाइस करोगे कि ये 10 लाख रुपीज हाउ दे कैन मैनेज और इन्वेस्ट इन विच एसेट क्लास, या तो कौन से सेक्टर्स में टू मेक लाइक गुड अमाउंट ऑफ मनी? गलत आदमी से क्वेश्चन पूछ रहे हो कुशल। यंग का मतलब व्हाट एज डू आई? 20 to 23 मान के चल लो। 100% इक्विटी, नथिंग एल्स। कुछ और सोचना ही नहीं चाहिए यंग इन्वेस्टर को। मैं डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली करेक्ट आंसर तो दूंगा नहीं यहाँ पे। तो 100% इक्विटी होना चाहिए। आपकी एज है, आपके साथ 30 साल की 40 साल की आपकी एज पड़ी है, कोई सेटबैक आ भी गया तो आप उसको कमा के झेल लोगे। और मुझे लगता है 40 साल तक तो आपके पास 100% इक्विटी होनी चाहिए। और इक्विटी में भी डीप डाइव करोगे कि ओके इक्विटी में भी लाइक मल्टीपल चीज है, तो देखिए कितना परसेंट कहाँ पे डालना चाहिए? जो जर्नी रहनी चाहिए किसी भी इन्वेस्टर की, suppose you're working in some other field, okay, that is an assumption that we are taking, that somebody is a IT professional, okay, now he's busy in his work, so first of all सबसे पहले तो खुद stocks मत खरीदो, ठीक है? I'm telling you, mutual funds, PMSs, etc., they are very reasonable ways to invest, ठीक है? फंड मैनेजर को एक हम लेते हैं, बट फंड मैनेजर को 1-2% मिल गया, उससे आपका क्या जा रहा है? समझिए, आपको ये देखो कि आप इतने सालों की जो नॉलेज है, जो उसकी गलतियां हैं, जो उसकी लर्निंग्स हैं, वो सब लेके आप ये सर्विसेज अवेल कर पा रहे हो एट जस्ट 1% और 2%. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू सम what do you call it, go through some proper product. Do not invest with SEBI non-registered people, because for long term क्या, अगर आप कभी भी अगर आपको कोई लॉस हो गया अर्ली एज पे, एक बहुत लंबा डेंट पड़ जाएगा, देन स्टार्ट योर जर्नी विद म्यूचुअल फंड्स. ओके, 100% इक्विटी फुल फ्लैज जाइए और स्मॉल कैप में जाइए, कोई डरने की जरूरत नहीं है. 20-22 साल के लड़के को क्या डरना है यार, ठीक है? उसके बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, देन ट्राई having a mid cap also, then a large cap also, then a multi asset, then maybe going into a PMS, then as your income and your wealth increases, going into an AIF, yeah, where you can take a few risks as well. And this is how your journey should be. And then maybe along the way add in some gold, maybe buy a flat for yourself, yeah. So this is how you diversify. But initially I believe it should be all equity. People say that a home is very necessary, this, that. I don't believe in it. I still today I have just 2 homes, and one for my mother, one for my wife, after having a good fund of my own. All my offices, wherever I have them all over India, are all rented.
बिकॉज मैं 2-2.5-3% पे अपना पैसा क्यों खराब करूं व्हेन आवर फंड इज डूइंग सो गुड. एंड there is no other way about it that your age till 40-45 should only focus on your CAGR returns, nothing else. बीच में झटके भी आएंगे, but that's all right, they are a part of the journey and you should just focus one way. इसको कहते हैं ना, like a horse, you should not see anything else, you should just see your CAGR. Yeah. तो आपको घर खरीदने के टाइम ऐसा नहीं लगा कि इसमें तो यील्ड बहुत कम रहेगी, रेंट कर लेते बेटर होता? देखिए, जो मैंने पहला घर मेरे फादर ने लिया मेरे मदर के लिए, जब वो एक पर्टिकुलर से इफ ही वाज एबल टू रीच से 100 rupees, he bought that house for 2 rupees. Okay. Yeah, so that's okay. It's like, it was 2% like of an the net expense. worth. 5% also, 10% also is okay. मुझे लगता है 10% में आप खरीद लीजिए, कोई 20 में भी कर ले तो इज नॉट बैड, इससे ज्यादा मत करिए, मुझे ऐसा लगता है. देन व्हेन आई बॉट के दुबई में रेंटल यील्ड इतनी ज्यादा है कि जितने में रेंटल यील्ड है उतने में आई एम एबल टू यू नो फाइनेंस दिस हाउस. And why to give my payments as a rent rather than I can give them as EMIs. So if I have the initial down payment, no problem. अच्छा, रेंटल यील्ड ज्यादा है दुबई में? 8%. 8%? ये रेसिडेंशियल रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं? ओह वाओ. एंड कमर्शियल रियल एस्टेट का कितना होगा? इतना ही है. अच्छा, सेम है. ओके. मुंबई में रेसिडेंशियल इज अराउंड 2-2.5% एंड कमर्शियल इज 7-8%. मतलब मुंबई में तो मुझे समझ ही नहीं आता. एक तो आप फ्लैट खरीद रहे हो, ठीक है, पहली चीज, विच इज गोइंग टू इंक्रीज इन वैल्यू, बट अगर हम एमेनिटीज जो आज आपके पास होंगी, 20 साल वाला बाद जो घर आएगा उसके पास हर चीज आज से बेटर होगी. द स्ट्रक्चर विल गेट वीकर बाय द डे, और अब 2-2.5% तो सारा आ रहा है. तो एक्सेप्ट दैट इमोशनल वैल्यू विच पीपल से, I don't think anything else is there in real estate. Fair. एंड इसमें अगर कोई यंग इन्वेस्टर जो देख रहे हैं, आप उनको क्या रेकमेंड करोगे टू लर्न इन्वेस्टिंग? व्हाट आर लाइक सम रिसोर्सेज या बुक्स यू वुड रेकमेंड कि ये पढ़ लो तो एटलीस्ट आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे से शुरू हो सकती है? देखिए, इसका बड़ा एक सिंपल रूल है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट शाई अवे फ्रॉम कॉपिंग. आप जिसको लोग कॉपिंग कहते हैं, वो एक इंस्पिरेशन भी तो है ना. आप ये देखिए कि दूसरे सक्सेसफुल लोग क्या कर रहे हैं. तो फर्स्ट रिसोर्स जो मैं बोलूंगा, वो जहां पे मैं बैठा हूं, listen to people like Kushal who have got amazing podcast and are increasing the value. Because सुनना, I think reading से एक easier चीज है. You can go and do it in your car while traveling in the metro. कॉलेज से घर आ रहे हो, उस टाइम पे आप सुन सकते हो. So podcasts is one. Second thing is that अगर हम books की बात करें, few books that have changed my life in terms of work is one Upon Wall Street. I think उससे अच्छी कोई book बनी नहीं है आज तक. I consider it as the Gita of stock market. And then something that has really helped me out of all the books is this How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. It is generally it changes your approach towards life. It is just Gita decoded into modern life in a simpler way. Yeah. And then I was not a very big fan of the Benjamin Graham books, which everybody likes. I didn't find them very, very interesting. Intelligent Investor. No, I didn't like it. I didn't have to take the name, but I didn't like it that much. क्यों? मुझे ऐसा लगता है बहुत it is more towards I would say it may influence your way of thinking the other way. कि आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, आप फिर वो क्राउड के साथ मिल गए कि इसको तो ऐसे ही देखना है, बिकॉज इट इज अ वेरी वेल रिटन बुक, बट फिर आपका डिफरेंट देखने का जो नजरिया है वो नहीं. रीड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन बिहेवियरल फाइनेंस, बिकॉज मार्केट में जो बिहेवियरल फाइनेंस है ना, दिस जगलिंग बिटवीन ग्रीड एंड फियर इज द बिगेस्ट फोर्स आउट देयर इन द मार्केट. अगर आप इसको डिटरमिन कर लो एंड यू आर एबल टू कंट्रोल योर सेंसेस इन दिस ग्रीड एंड फियर. अब 22,000 मार्केट पे सबको डर था, अब 25,000 मार्केट पे किसी को डर नहीं लग रहा. थोड़े दिन पहले इंडिया पाकिस्तान के टाइम हर आदमी ये डरा हुआ था कि न्यूक्लियर वॉर तो होगा ही होगा एंड दिस एंड दैट. अरे कुछ नहीं होता. These are all moments of fear which you have to exploit. And when things seem very, very rosy, when things are like that, wow,
बहुत अच्छे पैसे बने आपको भी, और स्टूडियो में जितने बैठे हैं सबको पैसे बने, एंड एवरीबडी शाम पे कॉकटेल थ्योरी सेट्स इनटू इट. So that is a time to be cautious. So read books on behavioral finance. Parag Parekh sir's book, I don't remember the name, but I read it very early. It is also a very good book. Somewhere, I believe, technical analysis for the long terms. छोटी छोटी चीजें नहीं, ब्रेकआउट ये वो नहीं, स्टॉप लॉसेस इन चीजों के लिए नहीं, बट ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस कैन ऑल्सो हेल्प यू शेप योर strategy a bit. Has helped me initially. I believe one more thing I would like to tell people is don't look at charts. Charts वो ही बोलेंगे जो आप उनसे बुलवाना चाहते हैं. Whatever you want to find in charts, you'll be able to find them. Yeah, that is how they are made, and that is how they correlate with normal investor psychology. So long term देखिए, data use करिए. Try finding resources on Microsoft Excel for somebody to begin with. Excel, and then languages like C++ or Java and Python will be very, very helpful. One resource that I would like everybody to incorporate, कि use करो ही करो, कोई भी, चाहे आपको DeepSeek अच्छा लगता है, चाहे आपको ChatGPT अच्छा लगता है, उसको अपनी लाइफ में उसको अगर आप सिंपल चीज समझिए, अगर आज आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं कुशल, तो आप कुछ लोगों से पीछे रह रहे हैं. आप अपने ईमेल के रिप्लाई करने के लिए 15 मिनट लगा रहे हैं और मैं उसके लिए 1 मिनट लगा रहा हूं. तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि ये टूल्स रियलिटी हैं और आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं आने वाले टाइम में, अपने बिजनेसेस में, सब में आप इनको यूज करिए. आपने बताया एक्सेल के रिसोर्सेज, तो क्या एग्जैक्टली एक्सेल में एक्सेल आप किसी भी देखो, सबसे बड़ा वर्ल्ड में जो रिसोर्स है ना, वो इस टाइम पे यूट्यूब है. आप यूट्यूब से पढ़ के कुछ भी बन सकते हो. आपको पता होना चाहिए कि आप, जब मैंने कोडिंग शुरू करी थी, मुझे कोडिंग का सी भी नहीं आता था, कमिंग फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड. ओके, मुझे एक्सेल के फॉर्मूलाज भी नहीं आते थे बैक इन 2008 प्रॉपर्ली. जो कॉलेज में सीखे थे, बट एडवांस फॉर्मूलाज या VBAs वगैरह लिखने नहीं आते थे, पर यूट्यूब से सीख के कर लिया. स्लो एंड स्टडी बनता है, बट यूट्यूब इज, आई थिंक, वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज आउट देयर. गॉट इट. एंड ऐसा कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक है जो सब बता रहे थे आपके पूरे इंडस्ट्री में कि दिस इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, या ये तो नीचे ही जाने वाला है, बट आपने वो कॉन्ट्रेरियन बेट लिया एंड देन यू मेड अ लॉट ऑफ मनी. बट PSUs, overall PSUs. So we had a very, very big, that time we had a 50% allocation to PSUs. Okay. Yeah, but everybody was like, why? And I still have, if you go on YouTube and search my it was like a podcast or an online interview back in January of 2023, still there, and I'm explaining what relative change is happening in the PSU sector, and everybody is like, छोड़ो, इनको कुछ नहीं आता. अच्छा. Like, okay, that's all right. बट क्यों, क्या हुआ था? लाइक लोग क्या बता रहे थे और आपका क्या नहीं कमा के दिए थे किसी को. तो जो उनका एक रिलेटिव चेंज आ रहा था, वो कोई देख ही नहीं पा रहा था. क्या रिलेटिव चेंज था? जैसे एक तो मैंने आपको बजट वाला बताया, फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर प्लेग्ड फॉर द लास्ट 10 years, कैपिटल खत्म हो रहा था, सब कुछ. बट रिसेंटली क्या हो रहा था, गवर्नमेंट उनका कैपिटल इन्फ्यूज कर रही थी. जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट आया था, वो उनके फेवर में उनको स्ट्रेंथ दे रहा था. पुरानी बुक्स क्लियर हो रही थी, नई बुक्स बनने का टाइम आ रहा था. बैंक्स कब पैसे ज्यादा बनाते हैं? जब वो नई बुक्स बनाते हैं. उधर से जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, वो लोग बहुत महंगे थे. कोटक और HDFC जैसे लोग 6 प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहे थे, और आपको PNB जैसी कंपनी 0.7 प्राइस टू बुक उस पे मिल रही थी. तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि हाँ, अब इनके लिए जो बुरा होना था वो हो चुका, दूसरे के साथ जो अच्छा होना था वो भी हो चुका. अब यहां से मैं देखूं कि दोनों में से, ऑफ कोर्स, एनी डे कोटक एंड HDFC आर मच बेटर कंपनीज टू ओन फॉर द नेक्स्ट 20 years rather than a PNB. बट बीच में जो मिसप्राइसिंग होती है, उससे अगर आप पिछले 2-3 साल देखिए, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैव डन फेयरली वेल व्हाइल देयर प्राइवेट सेक्टर काउंटरपार्ट्स डिड नॉट डू वेल. व्हाई? क्योंकि आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि हर टाइम हम ये नहीं कह सकते. एंड दिस इज वन कंसेप्ट एंड वन प्रॉब्लम विद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और आवर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इंडस्ट्री, जो हम ये बोलते हैं कंपनी अच्छी है. अरे भैया, कंपनी अच्छी है, पर किस भाव पे मिल रही है वो भी तो बताओ. एशियन पेंट्स कोई बुरी कंपनी थोड़ी है, बहुत अच्छी कंपनी है. पर एक 12% पे ग्रोथ करने वाली कंपनी को तुम 120 मल्टीपल पे आके मार्केट में लोगों को बोल रहे हो कि अच्छी है. दैट इज अ प्रॉब्लम. नहीं बनेगा पैसा खराब ही होगा आपका. तो ये आपको देखना है कि ये जो थ्योरी है कि अच्छी कंपनी है तो होल्ड इट फॉर एवर, आई डू नॉट बिलीव इन दैट.
आई डू नॉट बिलीव इन दैट एट ऑल. आप ये देखो कि आपको जिस मल्टीपल पे मिल रही है, अल्टीमेटली आप जाके पूरी कंपनी थोड़ी खरीद रहे हो, या कंपनी भी खरीद रहे हो तो किसी मल्टीपल पे खरीद रहे हो. ठीक है. तो अल्टीमेटली जब आप स्टॉक देख रहे हो तो आपको जो प्राइस जिस पे वो मिल रही है वो भी तो देखना पड़ेगा. बाइंग अ वेरी गुड कंपनी एट अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्राइस इज ऑल्सो अ मेजर ब्लंडर. आप एक महंगी कंपनी खरीदते हो जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, वो 10-10 साल नहीं वो कंपनियां चलती. इस चीज को आप याद रखिए. L&T जिसने 2008 में खरीदी, 2018 तक उसको कोई पैसा नहीं बना. तो L&T कोई बुरी कंपनी है? कैपिटल जो हम ये बोले इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की इंडिया की बेस्ट कंपनी है. उसके जैसा ऑर्डर बुक किसी के पास हो ही नहीं सकता. L&T ऑर्डर्स रिजेक्ट करती है कि हम इससे ज्यादा काम नहीं कर पा रहे भाई, और ऑर्डर मत दो. बट अगर आप उसको भी महंगा खरीदोगे तो प्रॉब्लम आएगी. एशियन पेंट्स को 2021 में जिसने 120 मल्टीपल पे खरीद लिया, चलो अगले 5 साल पैसे बना के दिखा दो, उसमें नहीं बना सकते क्योंकि महंगी इतनी. इट हैज टू टोन डाउन. कंपटीशन आ गया, JSW पेंट्स आ गया. लग रहा है अरे यार पेंट ही तो बेच रहा है, ब्रांड इसके पास है, मैं भी अपना ब्रांड ले आता हूँ. JSW कोई छोटा ब्रांड थोड़ी है. और आप बताओ पेंट में कोई ऐसी स्पेशल उसके पास टेक्नोलॉजी है कि और किसी के पास नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है. ग्रासिम भी आ गया अभी तो. हाँ, अब ग्रासिम आ गए, सब आ रहे हैं. कुछ नहीं है. अल्टीमेटली है तो कमोडिटी ना. आप उसको ब्रांड लगा के कितना शाइन करोगे? Yeah, I agree. So, I think don't buy very expensive. yeah. Reasonably expensive चलता है जिसको ग्रोथ एनकाउंटर कर पाए. तो पेग रेशियो एक बहुत अच्छी चीज है कुशल, जो हमारे बढ़ेंगे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको देखनी चाहिए. पेग पे देखो चीज को. PEG ratio is price earnings to growth ratio. प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ. और कितना मतलब आइडियल ऐसे कुछ डिफरेंट number है सेक्टर्स के लिए डिफरेंट क्या होगा अलग अलग सेक्टर्स जैसे जो कमोडिटीज में तो लगता ही नहीं है. ओके, कमोडिटीज का तो आप सिंपल चीज समझिए. जब कमोडिटीज को प्रॉफिट्स आ रहे हैं आपको उनको बेचना है, जब उनको लॉसेस आ रहे हैं तब आपको उनको खरीदना है. और इसके साथ एडिंग के आपको ये जरूर देखना है कि मतलब कमोडिटीज में आपको साइकिल का पता होना चाहिए. अगर आपको साइकिल मिसरीड कर लिया आपने कमोडिटीज में तो प्रॉब्लम है. अगर हम जो ब्रांड्स हैं जैसे FMCG ब्रांड्स हैं, समथिंग लाइक अ लेवर और कंपनीज लाइक दिस, ये आप 3-4 पेग पे भी ले सकते हो. Okay. पर उससे ज्यादा नहीं. ये 10-10 पे मिलेंगी तब नहीं लेना इनको, मतलब फिर पैसे नहीं बनेंगे, फिर आप बेंचमार्क को भी नहीं बीट कर पाओगे. ठीक है. कुछ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली कंपनीज है वो 2 तक मिल जाएं, ज्यादा आपका मन है लेने का 2.5 तक ले लो बस. तो ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स को आपको डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करना पड़ेगा. फार्मास्यूटिकल्स हैं 2, 2.5, 3 बस. ट्राई करो जितनी सस्ती मिले यार. Yeah. पे, लेकिन पेग पे लो. And PEG is price earnings divided by growth. सिंपल. So growth ये जो हो आपकी गया. पी रेशियो है, हाँ. पहले पी रेशियो का थी प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स. करेक्ट. मतलब स्टॉक का प्राइस जो आ रहा है उसको EPS से डिवाइड किया. Correct. फिर इसी को ग्रोथ रेट से डिवाइड कर दिया. 3 साल का ग्रोथ रेट ले लो. And ये रेवेन्यू ग्रोथ रेट है. नहीं, कंपनी का? प्रॉफिट ग्रोथ रेट. ये प्रॉफिट आप रेवेन्यू ग्रोथ रेट भी ले लो, वो भी अच्छा, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. okay. जिसको रेवेन्यू आ रहा है उसको उधर भी ग्रोथ आ ही जाती है जनरली. Got it. Fair. Awesome. Very very insightful conversation. Thank you so much for doing this. बहुत मजा आया आपसे बात करके. Absolutely, the pleasure is awesome. Last question जो एक tricky question है जो मैं सब गेस्ट को पूछता हूँ. If you were in the shoes of Kushal and if you were interviewing Anirudh, what is one question you'd like to ask him towards the end? If I was Kushal, Yeah. And you were interviewing Anirudh, what is one question you'd like to ask him? oh, very difficult, yeah. Really tricky. If I have to ask a question to Anirudh, Yeah. or if I have to ask a question to another fund manager, that what was your biggest learning of life that you believe should remain with everyone? So what was your biggest learning of life? My learning of life was that, as I mentioned very early, try to quantify what you need from the markets. If you don't know what you need from the markets, you'll never get it. Yeah. Lovely. Awesome. Thank you so much for doing this. मजा आया आपसे बात करके. Same Everyone here, is going to same like this a lot. Thank you, And Vishal. thanks a lot for doing this. Thank you and best of luck. And you're doing a wonderful initiative. Thank Yeah, you. आप लोगों को देख के ना हमारी जो ज़ील है काम करने की वो और बढ़ जाती है कि ये यंग बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं इंडिया में, तो अभी तो there is a long way to go. No, all thanks to people like you who come and address the audience. Thank you. Thank you so much. That's so cute. Thank you so much. Thank you.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.